तो आज की हमारी कहानी तेंजो नाम के अगले अनलकी बॉय की है, जो खुद अपनी जिंदगी अंधेरे में जी रहा है पर दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाना चाहता है। लेकिन उसका पास होना ही किसी को भाता नहीं। लेकिन एक दिन अपने ही घर में उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जहां जाकर उसकी बॉडी पूरी तरह बदल जाती है। पर ये सब हुआ कैसे और क्या इसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी? ये सब जानने के लिए इस वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एनिएक्स की इस वाली वीडियो को पूरा देखिए। ये कहानी तेंजो नाम के एक लड़के की है, जिसको लगता है कि ये दुनिया उसे पसंद नहीं करती, पर फिर भी वो अपने आप को तसल्ली देकर ये सोचकर खुश रहता है कि उसे इस दुनिया में जीने का मौका दिया गया है। वो सबकी मदद करके उनके सामने आना चाहता है। तभी उसकी नजर कुछ बदमाशों पर जाती है, जो अकेले एक लड़की का फायदा उठाना चाहते थे। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें रोकता है और हम देख पाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर तो कितना मोटा, गंदा, बदसूरत, छोटी हाइट वाला एक आदमी है। उसकी शक्ल देखने के बाद तो खुद गुंडों को डरकर वहां से भाग जाना चाहिए था, पर ऐसे बदसूरत आदमी की हिम्मत देख उन्हें और गुस्सा आ जाता है। वो उसको पीट पीट कर उसका खून निकाल देते हैं। जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंची तब तक वो वहां से दुम दबाकर भागे नहीं थे। वो लड़की तेंजो की मदद करती है, लेकिन वो उसे मना कर वहां से जाने लगता है। ये पहली बार नहीं था जो आज तेंजो के साथ हुआ है। वो ये सब बचपन से सहता आ रहा है। पराओ को तो छोड़ो, उसके खुद के माँ बाप ने उसके बदसूरत होने की वजह से उसे नहीं अपनाया। तेंजो जो कि एक वेल सेटल फैमिली से है, उसे कभी वो प्यार नहीं मिला जो उसके छोटे भाइयों को दिया जाता था, क्योंकि वो दिखने में अच्छे थे। सिर्फ तेंजो के दादा ही थे जो तेंजो को प्यार करते थे। उनकी ही बोली गई बातों को सुनकर वो दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। उनके गुजरने के बाद उन्होंने सारी प्रॉपर्टी तेंजो के नाम कर दी और उनके बनाए गए बिल की वजह से तेंजो के माँ बाप उससे चाहकर भी वो प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते थे, जिस कारण गुस्से में आकर उन्होंने तेंजो को अकेला छोड़ दिया। और अब वो पार्ट टाइम जॉब करके अपने आप को पालता है और अपनी पढ़ाई का भी खर्चा उठाता है। आज तेंजो की मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, जहाँ स्कूल के आखिरी दिन पर स्कूल फ्रेंड्स एक दूसरे को हाई स्कूल की गुड विशेष देते हैं। वहीं तेंजो को सिर्फ गालियां मिली थी। आज भी स्कूल के बुलीज तेंजो को पीटते हैं और उसको बचाने की बजाय सब उसकी फोटो क्लिक कर रहे थे। आज तेंजो की जॉब भी छूट गई है उसके लेट हो जाने की वजह से। तेंजो हार मान चुका है। वो थक चुका है अपने आप को ये दिलासा देकर कि कभी तो उसकी जिंदगी भी बदलेगी। जब वो शीशे पर अपना गुस्सा उतार रहा था, तभी गलती से उसे एक सीक्रेट कमरा मिल जाता है। तेंजो के दादा को वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का शौक था, इसीलिए जब भी वो किसी देश में जाते वहां से कुछ ना कुछ लेकर आते थे, और यही सब शायद उनका इकट्ठा किया खजाना है। कमरे के अंदर एक और दरवाजा था, जिसको वो खोलता है तो अंदर एक और कमरा था। उसके अंदर कदम रखते ही एक डिजिटल स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसमें लिखी गई इंफॉर्मेशन गेम के इंस्ट्रक्शन जैसे लग रहे थे। तेंजो को यहाँ स्टैट्स और स्किल मिलते हैं, पर यहाँ भी उसके स्टैट्स सिर्फ एक ही पॉइंट पर हैं। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो इन्हें बढ़ा भी सकता है। यहाँ पे तेंजो को मास्टर ऑफ रूम और मास्टर ऑफ डोर की स्किल मिलती है। इसका मतलब है कि तेंजो के अलावा यहाँ कोई और नहीं घुस सकता है जब तक तेंजो खुद ना चाहे। अब खिड़की खोलने के बाद उसे पता चलता है कि ये कमरा तो दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। टेबल पर एक पर्चा रखा हुआ था, जिसमें इस घर की कहानी लिखी हुई है। इस घर का मालिक एक जादूगर था और उसका जीवन समाप्त होने वाला था, इसीलिए उसने इस घर की ओनरशिप उसे दे दी है, जो इस घर को पहले ढूंढेगा। इस दुनिया में जादू एग्जिस्ट करता है और उसी जादू से तेंजो इस घर का खुद मालिक बन जाएगा। वहाँ कमाल के हथियार भी रखे हुए थे, जिनको तेंजो जब बाहर लेकर जाता है उसे इन्हें यूज करने की स्किल मिल जाती है। अब इसी तरह तेंजो हर एक वेपन को बाहर लेकर आता है और उसे सबकी स्किल मिल जाती है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तेंजो दूसरी दुनिया से आया है। अब अचानक तेंजो की सारी वेपन स्किल मार्शल आर्ट स्किल में इवॉल्व हो जाती है। तेंजो अपने सभी वेपन्स को आइटम बॉक्स में रख रहा था। अचानक वहाँ एक डीमन अटैक कर देता है, लेकिन वो इन फैंग्स को पार नहीं कर पाता, क्योंकि ये घर उसके पुराने मालिक के जादू से प्रोटेक्ट किया गया है। ये मॉन्स्टर ब्लड ओग्रे है, जिसका लेवल भी 300 था। वो पास के पेड़ को उखाड़ के तेंजो के ऊपर मारता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। अब तेंजो मजे मजे में उस जादूगर का भाला उस मॉन्स्टर पर फेंक के मारता है और उसकी बॉडी में होल हो जाता है। वो खत्म हो गया था। ये देख तेंजो की फट जाती है, लेकिन ओग्रे को मारने से तेंजो का लेवल 100 हो गया था और उसके स्टैट्स भी 1000 प्लस हो जाते हैं। इस दुनिया के मॉन्स्टर्स को मारने से तेंजो उनसे मिले रिवॉर्ड्स को असली दुनिया के पैसों में कन्वर्ट कर सकता है।
अब असली दुनिया में आते ही तेंजो की बॉडी दर्द से टूटने लगती है। सुबह तक उसकी बॉडी में बहुत बदलाव आ चुके थे। उसकी बॉडी फिट और हाइट लंबी हो चुकी थी, लेकिन तेंजो अपने आप को नहीं देख सकता था क्योंकि घर का शीशा तो उसने तोड़ दिया था। वैसे भी वो अपनी बदसूरत शक्ल देखना भी नहीं चाहता। दूसरी दुनिया में तेंजो को अपने नाप के कपड़े मिल जाते हैं। इस दुनिया में अलग अलग किस्म के पौधे हैं, जिनमें एक पौधा ऐसा भी था जो हर एक जख्म या चोट को हील कर सकता है। अब तभी वहाँ 200 लेवल का स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको तेंजो आसानी से खत्म कर देता है। उस मॉन्स्टर से मिले नेकलेस को तेंजो गले में पहन लेता है और उससे ही मिली कॉफी जेली को खा लेता है। और जो आइटम अब तक बच गए थे, तेंजो उनको पैसों में कन्वर्ट कर उनकी स्कूल यूनिफॉर्म सिलवा लेता है। तेंजो पहली बार अपनी जिंदगी में खुश था। दूसरी दुनिया के लिए उसकी दिलचस्पी इतनी बढ़ गई थी कि वो असल दुनिया के बारे में तो भूल ही गया था। पर उसे ये बखूबी याद है कि इस दुनिया में वो भले ही कितना भी ताकतवर हो जाए, पर असल दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं बदलेगा। अगले दिन तेंजो का हाई स्कूल में पहला दिन था। तेंजो उसी सेम स्कूल में हाई स्कूल कर रहा है जिसमें उसने मिडिल स्कूल पास किया था। सभी लोग तेंजो की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, जिसका उसे एहसास भी नहीं था। जब तेंजो अपनी क्लास में बैठता है तो जो स्टूडेंट्स तेंजो को बुली किया करते थे वो भी तेंजो को पहचान नहीं पाए थे। उन्हें तो लग रहा था कि ये कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है, पर जब उन्हें पता चलता है कि ये वही मोटा बस्तूरत छोटी हाइट वाला वही तेंजो है तो पूरी क्लास हैरान हो जाती है। ये देखने के बाद तो तेंजो भी अपनी शक्ल देखने जाता है और वो भी यकीन नहीं कर पाता कि ये उसकी शक्ल है। जो तेंजो को पसंद नहीं करते थे आज उन्होंने उसे घेर लिया था और उनकी भीड़ में खुद तेंजो के छोटे भाई बहन भी मौजूद थे। वो सब जानना चाहते थे कि इन कुछ छुट्टियों में तेंजो में इतना बदलाव कैसे आ गया। वैसे तेंजो की कही वो बात एकदम सच थी कि इतने बदलाव के बावजूद भी उसके साथ पहले जैसा ही बर्ताव किया जा रहा है। तभी वहाँ वही लड़की एक लंबी कार से वहाँ आती है। तेंजो को ये लड़की ठीक से याद नहीं थी, उसे भी तेंजो अलग लग रहा था। खैर वो उसे याद दिलाती है कि वो वही लड़की है जिसको उसने बचाया था। तेंजो को भी याद आ गया था, पर वो उससे पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता। तो वो बताती है कि उस दिन उसे तेंजो को थैंक्स करने का मौका नहीं मिला था, तो उसने उस पर इन्वेस्टिगेशन की। ये लड़की तेंजो को ओशी एकेडमी में एडमिशन दिलवाना चाहती है। तेंजो का छोटा भाई देखता है कि इस लड़की ने तो सुपर इलाइट स्कूल यानी ओशी एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। इस लड़की का नाम काओरी होजो है और ये ओशी एकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर और साथ ही चेयरमैन की बेटी है। और असल में हाउजो के पापा ही ये चाहते हैं कि तेंजो उनकी एकेडमी में एडमिशन ले। ओशी एकेडमी जापान के बड़े स्कूलों में से एक है जहां स्टूडेंट्स अपनी फील्ड में परफेक्ट होने आते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर एकदम ब्राइट है, पर तेंजो उनके ऑफर को फिर भी ठुकरा देता है क्योंकि वो अपने आप को इसके लायक नहीं समझता। उसके भाई बहन तेंजो की बेइज्जती कर एकेडमी को ज्वाइन करने की बात करते हैं, पर हाउजो ही उनकी बेइज्जती कर उन्हें मना कर देती है क्योंकि जब वो तेंजो पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसे पता चला था कि उसके ही भाई बहन तेंजो को सबकी तरह बुली किया करते थे और जब तेंजो को परेशान या उसे मारा जाता था तो ये लोग दूर से इसे एंजॉय किया करते थे। बात रही तेंजो की, तो ओशी एकेडमी के लिए ग्रेड से बढ़कर स्टूडेंट्स का अच्छा स्वभाव ज्यादा जरूरी है, जो कि तेंजो में है। तभी होजो का सेक्रेटरी तेंजो को स्कूल दिखाने की बात करता है। होजो उसे अपने साथ ओशो एकेडमी ले जाती है। ये इतना बड़ा स्कूल था कि तेंजो को नहीं लगता कि वो यहाँ के लोगों के बीच घुल भी पाएगा। तेंजो ओशो एकेडमी के चेयरमैन यानी होजो के पापा से मिलता है। वो तेंजो को उसकी बेटी को बचाने के लिए अपने सिर को झुकाकर उसे थैंक्स कहते हैं। तेंजो उन्हें ये करने से मना कर रहा था। होजो कहती है कि उसे अपने पर गर्व करना चाहिए क्योंकि वहाँ इतने लोग होने के बावजूद सिर्फ तेंजो ही था जिसने उसकी मदद करनी चाहिए और यही चीज तेंजो को इस स्कूल के लायक बनाती है। तेंजो को ट्यूशन की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी तेंजो अपने आप को एग्री नहीं कर पा रहा था कि वो जीनियस लोगों के स्कूल में पढ़ सकता है। चेयरमैन तेंजो से पूछते हैं कि उसके नजरिए में जीनियस कौन होते हैं। तेंजो का कहना था जो सब कुछ कर सकते हैं वही जीनियस होते हैं, पर चेयरमैन का मानना कुछ और था। उनके नजरिए में जीनियस हम लोगों से अलग नहीं होते, उनके काम करने का तरीका उन्हें अलग बनाता है। वो किसी भी काम को करने का सही तरीका और आसान तरीका ढूंढते हैं। उनकी यही मेहनत उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। हाँ, ये सच है कि मेहनत टैलेंट को हरा नहीं सकती, लेकिन तब जब टैलेंटेड बच्चा मेहनत करना न छोड़े। यहाँ तेंजो नई नई चुनौतियों का सामना करेगा।
जिससे उसे भी अपनी काबिलियत का पता चलेगा। न जाने क्यों चेयरमैन की बातें तेंजो को उसके दादा की याद दिला रही थी। तभी ओश एकेडमी की सबसे पॉपुलर और ब्रिलियंट साइंस टीचर सबादा वहाँ आती है। चेयरमैन ने सबादा को तेंजो की ट्रायल क्लास के लिए बुलाया है। तेंजो क्लास के बाहर खड़ा था और अंदर जाने से घबरा रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर बात बिगड़ी तो वो अपने पुराने स्कूल वापस चला जाएगा। किसी तरह हिम्मत कर वो अंदर चला जाता है और पूरी क्लास को अपना इंट्रोडक्शन देता है। पूरी क्लास शांत हो चुकी थी। तेंजो तो अपने आप को यहाँ बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन सच बात तो ये थी कि सब लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान थे। सबादा तेंजो को विंडो लास्ट कॉर्नर सीट पर बैठा देती है और तेंजो पे टेक्स्ट बुक नहीं थी, इसीलिए वो उसे बगल में बैठी उस लड़की से हेल्प लेने को कहती है। लेकिन उससे पहले ही उस लड़की ने दोनों बेंचेस को ज्वाइंट कर दिया था। तेंजो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कम बोलने वालों में से थी, जिस कारण तेंजो को लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करती। यहाँ अपनी क्लास में हाउजो को तेंजो की चिंता हो रही थी। वैसे तेंजो को क्लास अच्छी लग रही थी। अब लंच टाइम में सभी लोग तेंजो को घेर लेते हैं और उससे पर्सनल तरह तरह के क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तब रियो नाम का स्टूडेंट उसे बचाता है, जो कि बात करने में बहुत अच्छा था। तेंजो को ये देख हैरानी हो रही थी। रियो तेंजो को लंच के लिए इनवाइट करता है। इधर का खाना अच्छा होने के साथ साथ बहुत सस्ता भी था। साथ ही एक स्पेशल आइटम सभी को एकदम फ्री प्रोवाइड किया जाता है। रियो का दोस्त शिंगो उन्हें अपने पास बुलाता है। शिंगो भी उनकी ही क्लास में है। उनके बीच एनीमे की बात चल रही थी। तेंजो ये देख हैरान था कि यहाँ के स्टूडेंट्स एनीमे देखते हैं। वैसे कैफेटेरिया में सभी लोग तेंजो को ही घूर रहे थे। उसे लगा ये सब उसकी ड्रेस की वजह से हो रहा है, जो कि यहाँ पे सबसे अलग है। रियो उसको बताता है कि ये सब उसके चेहरे के कारण हो रहा है। खैर, वो लोग उससे पूछते हैं कि अभी वो कौन से क्लब में है। इस वक्त तो तेंजो कोई भी क्लब में नहीं था, पर रियो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, इसीलिए उसे कई स्पोर्ट्स क्लब से ऑफर मिलते रहते हैं, जिसमें वो कंफ्यूज होकर होम क्लब को ही ज्वाइन कर लेता है। और शिंगो तो वीडियो गेम क्लब में है। स्कूल में गेम कंसोल ला सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को भरोसा है कि स्टूडेंट्स क्लास में इसे यूज नहीं करेंगे। स्कूल एंड होने के बाद तेंजो फिर से चेयरमैन से मिलने जाता है, जहाँ वो उनके स्कूल की तारीफ करता है। पर अब तक वो अपने आप को इस एकेडमी के काबिल नहीं समझता। रूम के बाहर होजो उसका इंतजार कर रही थी। वो तेंजो का डिसीजन जानने का वेट कर रही थी। तेंजो पूरी तरह श्योर तो नहीं है, लेकिन उसको भी यहाँ वापस आना अच्छा लगेगा। इसके बाद होजो उस अपने साथ मार्केट ले आती है। होजो खुद भी यहाँ पहली बार आई है, क्योंकि इससे पहले उसके पास ऐसा कोई था ही नहीं जिसके साथ वो यहाँ आ सकती थी। और पहली बार भी वो तेंजो के साथ ही आई है। तेंजो शर्मा जाता है और बात को बदलने के लिए वो उसे आइसक्रीम की ट्रीट देता है। दोनों को आइसक्रीम बहुत पसंद आती है और ये दोनों कहते भी एक साथ हैं। तेंजो को यहाँ मजा तो आ रहा था, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि कहीं ज्यादा खाने से उसका पेट वापस पहले जैसा ना हो जाए। तभी उसे ध्यान आता है कि उसे होजो से पूछना था कि उसने उसे पहचाना कैसे था, क्योंकि पिछली मुलाकात के बाद से तेंजो में बहुत बदलाव आ गए हैं। उसने तेंजो की आंखों से उसे पहचाना था, जिसमें आज भी वही पहली जैसी मासूमियत है। तभी होजो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अभी तक तेंजो से उसके सेकंड नाम से ही बुला रहा था। वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए वो चाहती है कि तेंजो से उसके पहले नाम से बुलाए, यानी वो उसको काओरी कहकर पुकारे। तेंजो घबरा गया था, क्योंकि जापान में किसी का पहला नाम बस वही ले सकता है जो उसका खास या उसका प्रेमी हो। है तेंजो उसे काओरी कहकर बुलाता है। जो सुन वो इतनी खुश हो जाती है कि वो तेंजो को उसकी झूठी आइसक्रीम से बाइट लेने को कहती है। तेंजो के दोनों गाल लाल हो गए थे, क्योंकि ऐसा करने से उन दोनों के बीच पहली इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। तेंजो उसकी बात मानकर उसे खा लेता है। उसका टमाटर जैसा लाल चेहरा देख काओरी को भी एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। वो उससे इसके लिए माफी मांगती है। अब उन दोनों के बीच की ऑकवर्ड सिचुएशन को खत्म करने के लिए तेंजो भी काओरी को अपनी आइसक्रीम खाने को देता है। उनके बीच का ये क्यूट मोमेंट देख आसपास के सभी लोग उन्हें क्यूट कपल समझने लगते हैं। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. इसके बाद तेंजो ब्लड ओग्रे से मिले कपड़े पहनकर वापस दूसरी दुनिया में आ जाता है। सबसे पहले वो स्लाइम मॉन्स्टर को खत्म करता है, पर अब अच्छे लेवल के मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी तेंजो का लेवल काफी धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब शायद उसे अपना लेवल बढ़ाने के लिए फेंस की दूसरी तरफ जाना होगा, जहां उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसके बाहर कदम रखते ही उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तेंजो उस आवाज का पीछा करते हुए कई घायल सिपाहियों के बीच पहुंच जाता है, जिनको इस गॉब्लिन जनरल ने मारा था। यहाँ एक लड़की की जान खतरे में थी। उसको बचाने के लिए वो सीधा उससे भिड़ जाता है।
लेकिन ये कोई आम गॉब्लिन नहीं था। पर अब तेंजो भी काफी ताकतवर हो गया है। उसका ध्यान उस लड़की की तरफ गया ही था कि वो फिर से उस पर हमला कर देता है। तेंजो को उससे लड़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन वो अपने तरह तरह के वेपन्स को इस्तेमाल कर उसे खत्म कर देता है। लेकिन वो ज्यादा देर वहाँ रुक नहीं पाता, क्योंकि उसे बचाने वाले कुछ लोग वहाँ आ गए थे। वैसे तेंजो सोच रहा है कि उसे अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेने चाहिए। उसके पास उसकी साइज की इकलौती यही एक टी शर्ट है, जो जादूगर के जादू की वजह से गंदी नहीं होती। लेकिन वो एक ही कपड़े में भी तो नहीं घूम सकता है, इसीलिए वो कपड़े खरीदने मॉल आया है। यहीं इसी मॉल में किसी एड की शूटिंग भी चल रही थी, लेकिन अब तक मेल मॉडल शूट पर पहुंचा नहीं है, जिस कारण शूटिंग को डिले करना पड़ रहा था और लोगों को अपने दूसरे कामों पर भी जाना था। इसीलिए फोटोग्राफर सभी को मॉल से ही किसी हैंडसम लड़के। यहाँ तेंजो जब अपने लिए कपड़े चूज कर रहा था, तब दो अनजान लड़की उसके पास आती है। तेंजो को लगता है कि ये दोनों उसे जबरदस्ती कपड़े बेचने आई हैं, तो वो अनजाने में एक अलग ही अंदाज में उन्हें मना करके वहाँ से निकल जाता है। तेंजो को उन लड़कियों की चिंता हो रही थी कि कहीं उन्होंने उसकी बात का बुरा न मान लिया हो, लेकिन तेंजो के अंदाज के बाद वो लड़कियां वहाँ से हिली भी नहीं थी। वो अभी तक हैरान थी कि इतने हैंडसम लड़के ने उनसे बात की। यहाँ उस फोटोग्राफर की नजर तेंजो पर जाती है। वो उसको कपड़े खरीदते वक्त दबोच लेता है और उसे शूटिंग के लिए ले आता है। शूटिंग तो बढ़िया चल रही थी, लेकिन ये क्लोजअप शॉट्स उसे अनकंफर्टेबल कर रहे थे। यहाँ दूसरी दुनिया में हम उसी लड़की को देखते हैं, जो कि अब तक उसके बारे में ही सोच रही है जिसने उसे बचाया था। हमें पता चलता है कि ये अपने किंगडम की राजकुमारी है और अब वो उस शख्स को ढूंढने जा रही है जिसने उसे बचाया था। यहाँ तेंजो की शूटिंग भी खत्म हो गई थी और अभी वो फीमेल मॉडल म्यू के साथ बैठा हुआ है, जहाँ वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। खैर, वो उसके काम की तारीफ करता है, जो दूसरों को दिखने में तो आसान लगता है, पर असल में मॉडलिंग है बहुत मुश्किल। वो उससे पूछता है कि उसने मॉडलिंग करने का फैसला कैसे लिया। म्यू के पेरेंट्स अपने काम की वजह से उसे टाइम नहीं दे पाते थे, इसीलिए उसने मॉडलिंग करने के बारे में सोचा ताकि उसके पेरेंट्स हर वक्त उसे देख सके। शुरुआती दिनों में काम में अच्छे ना होने के बावजूद म्यू को लोगों से बहुत प्यार मिला और उसे भी अच्छा लगता है कि अगर कोई उससे इंस्पिरेशन लेकर इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में उतरे। तेंजो भी उससे इंस्पायर हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल हो चुके थे और इस मोमेंट को कैमरे में छिपके से कैप्चर कर लिया जाता है। तभी उनका पहला बुलाया गया मेल मॉडल शो भी वहाँ पहुँच जाता है। पब्लिक उसके लिए एकदम पागल थी। वो आते ही म्यू के साथ फ्लर्ट करने लगता है, फिर उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है और जब तेंजो उसे रोकता है तो वो उस पे हमला ही कर देता है। पर अनजाने में तेंजो उसको जमीन पर ही पटक देता है। वहाँ खड़ी पूरी पब्लिक हैरान हो गई थी। तेंजो की भी फट गई थी, क्योंकि उसने सबके फेवरेट मॉडल को जो पीटी दिया था। पर हम देखते हैं कि अब सब तेंजो के फैन बन गए हैं। कैमरामैन ने भी शो की इस हरकत को कैमरे में कैप्चर कर लिया था, जिस कारण उसे दुम दबाकर वहाँ से भागना पड़ जाता है। कैमरामैन म्यू से माफी मांगता है, क्योंकि उसने ये नोटिस नहीं किया कि म्यू किस चीज से गुजर रही थी। कैमरामैन तेंजो को मॉडल बनने का ऑफर देता है, जिसके लिए वो उसे मुंह मांगी कीमत भी देगा। पर तेंजो मना कर देता है, क्योंकि अभी वो सीख ही रहा है। वो भी ज्यादा जिद नहीं करता, बस कहता है कि जब भी उसका मन बदले वो वापस आ सकता है। और वो तेंजो को उसके काम के बदले कुछ ब्रांडेड कपड़े देता है। वो उसे पैसे ही देना चाहता था, लेकिन न्यू कमर्स को पेमेंट देना उनकी कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। वो जबरदस्ती तेंजो को कपड़े पकड़ा देता है। म्यू भी तेंजो के साथ फिर से काम करना चाहती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। कैमरामैन अभी भी तेंजो के बारे में ही सोच रहा था और म्यू भी उसके बारे में सोचकर ब्लश कर रही थी, जो देख कैमरामैन उसे चिढ़ाने लगता है। इधर उस शख्स को ढूंढते ढूंढते वो लोग फिर से गॉब्लिन्स के झुंड के बीच फंस जाते हैं। फिर से गॉब्लिन जनरल के हाथों प्रिंसेस की जान खतरे में थी, लेकिन फिर से तेंजो उसको बचा लेता है और सभी गॉब्लिन्स को खत्म करके उसने सिपाहियों को भी हील हब से हील कर दिया था। अब तभी प्रिंसेस आगे आके तेंजो को मैरिज के लिए प्रपोज कर देती है। इधर म्यू की एजेंसी भी तेंजो की शक्ल देखने के बाद उसे अपनी एजेंसी का मॉडल बनाने के लिए कोई भी कीमत में उसको लाने की जिद लगा ली है। कैप्टन सोल्जर ओवन प्रिंसेस की बातों पे गुस्सा कर रहा था, तो प्रिंसेस भी भड़क जाती है और वो लोग वहीं बहस करना शुरू कर देते हैं। तब तेंजो उन्हें जंगल के अंदर उसके घर चल के बात करने को कहता है। उनको बड़ा झटका लगता है कि तेंजो इतने खतरनाक जंगल में रहता है। वो लोग तेंजो के घर पहुंचकर उसे अपने बारे में बताते हैं। तेंजो भी ये जानकर हैरान हो गया था कि लेक्सिया असल में राजकुमारी है। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसे सजा ना दी जाने वाली हो।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। उल्टा उनके मन में सवाल बन रहा था कि तेंजो तो यहाँ का लगता ही नहीं। प्रिंसेस तो तेंजो को दूर देश का राजकुमार समझ रही थी जो उनका हाथ थामेगा। ओवन को तो शक था कि ये कोई जासूस भी हो सकता है, पर उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है। और वैसे भी वो लोग उसको ही ढूंढने आए थे ताकि प्रिंसेस उसे थैंक्स कह सके। लेकिन थैंक्स कहते कहते वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे फिर से मैरिज के लिए प्रपोज कर देती है। लेकिन तेंजो मना कर देता है क्योंकि ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। लेक्सिया भी उसका कहना मान लेती है क्योंकि प्यार के रास्ते में तो कांटे मिलते ही हैं और वो प्यार ही क्या जो आसानी से मिल जाए। इसीलिए वो अपनी लव स्टोरी की शुरुआत फ्रेंडशिप से करती है। तेंजो के कभी दोस्त नहीं रहे, इसीलिए वो भी दोस्त बनाना चाहता है। वैसे तेंजो को उनके साथ राजमहल जाना होगा क्योंकि किंग उस शख्स से मिलना चाहते हैं जिसने उनकी बेटी को बचाया था। पर ये सब अचानक और कुछ जल्दी ही हो रहा है, इसीलिए तेंजो जब चाहे तब आ सकता है। इसके बाद वो लोग किंगडम के लिए निकल जाते हैं। उन्हीं के किंगडम के बाहर हम एक झोपड़े को देखते हैं। इसके अंदर बैठा एक अनजान शख्स लक्सिया को मरवाना चाहता है। उसने उसे मरवाने की दो बार कोशिश की, लेकिन उसके आदमी दोनों बार नाकामयाब रहे। हमें पता चलता है कि ये शख्स लक्सिया से उस चीज का बदला लेना चाहता है जो उसने उसके साथ किया है। तेंजो आज अपने नए स्कूल जा रहा है। अब वो इतना हैंडसम हो चुका है कि सभी लोग सिर्फ उसको ही घूरते रहते हैं, जिससे उसे परेशानी भी होती है। वैसे ओश एकेडमी में उसका एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब वो उसी क्लास में है जिसमें उसने ट्रायल लिया था। पहली क्लास खत्म होने के बाद गेम पीरियड था जहां रियो फुटबॉल मैच में धमाल मचा रहा था। तेंजो एक जगह बैठकर उनका मैच देख रहा था। तभी उसकी ही क्लास की एक लड़की काइदे उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। तभी फुटबॉल मैच के दौरान एक स्पेशल मूव लेते वक्त बॉल गलती से उनकी ओर ही आने लगती है। अगर ये शॉट कायदे को लगता तो वो काफी घायल हो जाती, पर तेंजो अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी से उसे बचा लेता है और उसका ये मूव देखकर सब लोग हैरान भी हो गए थे। तेंजो कायदे से पूछता है क्या वो ठीक है, जिस पर वो इस बार शर्मा कर हाँ कह देती है। तभी वो लड़का भी अपने घुटनों पे आके कायदे से माफी मांगता है, पर कायदे को तो उससे नाराजगी थी ही नहीं। रियो भी कहता है कि ये लड़का दिल से बुरा नहीं है। इस लड़के का नाम अकीरा है। वो तेंजो को थैंक्स कहता है उसे और कायदे को बचाने के लिए। वैसे कायरे को एक बड़ी गलतफहमी है कि उसे लगता है कि वो एकेडमी में बहुत पॉपुलर है, जिस पर सभी लोग उस पे हंसने लगते हैं। इसके बाद गर्ल्स चेंजिंग रूम में सिर्फ तेंजो की ही बातें चल रही थी। उनकी बातें सुन के काओरी भी वहाँ जाती है। कायदे उसे गेम पीरियड की सारी बात बता देती है। सभी लड़कियों के लफ्जों पे सिर्फ तेंजो का ही नाम चल रहा था। उनको तो लगता है कि तेंजो की कोई गर्लफ्रेंड भी होगी, जिस पर कायदे और काओरी दोनों एक साथ भड़क जाते हैं। खैर, तेंजो की क्लास का इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका था और इस वक्त काओरी की क्लास का गेम पीरियड था। तभी वहाँ एक बाइकर गैंग का झुंड ओश एकेडमी का गेट तोड़कर एकेडमी के अंदर घुस आता है। ये लोग रेड ओगर गैंग है, जिनका एक मेंबर वही है जो तेंजो को पिछले स्कूल में बुली किया करता था। इन लोगों को तेंजो के भाई बहन ने हायर किया है काओरी को नुकसान पहुंचाने के लिए। उस दिन काओरी ने जो इनकी इंसल्ट की थी वो उसका बदला तो लेने आए ही हैं। साथ ही वो इस चीज से वो ज्यादा गुस्सा है कि उनके बेवकूफ भाई को यहाँ एडमिशन मिल गया। ये लोग पुलिस के आने से पहले काओरी को किडनैप करना चाहते हैं। तेंजो उसे बचाना चाहता था, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद उसका शरीर कांप रहा था। वो भले ही ताकतवर हो गया है, पर आज भी उसका दिल उतना ही कमजोर है। वो अपने गाल पे चाटा मारता है और अपने आप को होश में लाकर बिल्डिंग के 4th फ्लोर से कूद जाता है। सभी स्टूडेंट्स ये देख डर गए थे, लेकिन तेंजो को कुछ भी नहीं हुआ था। वो तेजी से काओरी के पास पहुंच जाता है। बाइकर गैंग के गुंडे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। उन सभी को डॉज करते हुए तेंजो काओरी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने साथ एक सूमो रेसलर भी लेकर आए थे। लेकिन उसकी ताकत तेंजो को उसकी जगह से हिला भी नहीं पाती। उल्टा तेंजो उसे फेंक देता है। ये देख लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि अब वो खुद ही तेंजो के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। ये उनके लीडर से बर्दाश्त नहीं होता। इस बार वो खुद मैदान में उतरता है, लेकिन बाइक के साथ भी वो तेंजो को टच भी नहीं कर पा रहा था। उल्टा वो अपना बैलेंस खोकर अपना एक्सीडेंट करवा लेता है। शाम तक पुलिस भी वहाँ पहुंच चुकी थी। वो पूरी बाइकर गैंग के साथ तेंजो के भाई बहनों को भी अरेस्ट कर लेती है। काओरी थक कर बेहोश होने वाली थी, पर तेंजो उसे पकड़ लेता है। वहाँ तेंजो का छोटा भाई बाइकर गैंग को गाली दे रहा था, तो उनका लीडर उसका गला दबा देता है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो लोग यहाँ फंसे हैं। उसकी बहन उसे बचाने की कोशिश करती है, तो वो उसे भी लात मार के अलग कर देता है। वो लगभग अपनी सांसें छोड़ने ही वाला था कि तेंजो उनका हाथ पकड़ के उन्हें अलग कर देता है। इस वक्त तेंजो इतना गुस्से में था कि उनकी वापस कोशिश करने की हिम्मत ही नहीं होती। उसके भाई बहन पूछते हैं
कि उसने उनके लिए ये क्यों किया। तेंजो के भाई बहनों ने जो भी उसके साथ किया है वो शायद कभी इसके लिए माफ नहीं कर पाएगा, लेकिन आखिर में वो उसका परिवार ही है। ये सुन वो दोनों अपने घुटनों पर आ जाते हैं और उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगते हैं। वैसे आज जब तेंजो वापस दूसरी दुनिया में आया तो उसके मन में ख्याल आया कि इस जंगल में रहने वाले मॉन्स्टर्स इतने ताकतवर हैं, अगर ये झुंड में हमला कर दे तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। पर ये कभी जंगल से बाहर निकलते ही नहीं है। तो वो सोच रहा था कि आखिर क्यों इस घर के मालिक ने यही जगह क्यों चुनी घर बनाने के लिए। वैसे अब तो तेंजो को यहाँ की आदत हो चुकी है। अब जब तेंजो वापस घर की ओर जा रहा था तभी उसे किसी के किरकिराने की आवाज आती है। वो एक पपी था जो एक मॉन्स्टर के हाथों मारा जाने वाला था। ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है। तेंजो को भी उसको देख पसीने आ रहे थे। उसने वापस जाने का फैसला कर ही लिया था, लेकिन उस पपी पे होता जुल्म वो देख नहीं पाता। वो अपने भाले को निकालकर उसकी ओर फेंकता है और अपनी तलवार के साथ उसका सामना करने जा रहा था, लेकिन उस भाले से ही वो मॉन्स्टर खत्म हो चुका था। ऐसा तेंजो के साथ तब भी हुआ था जब उसने कम लेवल होने के बावजूद इसी भाले से ब्लड ओगरे को मार गिराया था। न जाने किसके ये ताकतवर हथियार हैं। वैसे वो पपी तेंजो को भी अपना दुश्मन समझ रहा था। तेंजो उसे हीलिंग हब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उस पपी में इतनी जान बची ही नहीं थी कि कुछ देर वो और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तेंजो उसे हील कर देता है, जिसके बाद उस पपी ने भी तेंजो को अपना दोस्त बना लिया था। तेंजो देखता है कि इसका स्कोर तो उससे भी ज्यादा है। वो उसके रंग को देखकर उसका नाम नाइट रखता है। काले दे लिबास दी शकीन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। तेंजो ने इसको घर ले जाने का फैसला किया है। अब घर पहुंचने के बाद तेंजो को रिवॉर्ड में अचानक एक ब्रश मिलता है जिसको वो नाइट को साफ करने में यूज कर सकता है। वैसे इतने ताकतवर मॉन्स्टर को मारने के बाद भी तेंजो का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। इसके बाद तेंजो स्कूल जाता है, जहां वो अपने दोस्तों से पेट शॉप के बारे में पूछता है। तेंजो ने नया पेट लिया है। ये सुन कायदे एक्साइटेड हो जाती है और उसके ज्यादा ही करीब आने लगती है, जिसका तेंजो उसे रियलाइज करवाता है। वो भी शर्माते हुए माफी मांगती है। खैर उसे पेट शॉप के बारे में पता तो चल गया था, लेकिन आज सभी अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो कोई भी उसके साथ नहीं जा पाएगा। वैसे अगर वो चाहे तो कायदे उसके साथ चल सकती है। कायदे के मन में अलग ही लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि वो दोनों अकेले जाने वाले हैं, तो कायदे इसको डेट तो कह ही सकती है। अब पेट शॉप से वापस लौटने के बाद वो नाइट को पट्टा पहनाकर बाहर घुमाने ले जाता है। पार्क में सभी तेंजो की खूबसूरती की ही चर्चा कर रहे थे। उस पार्क में तेंजो को काओरी मिलती है, जो तेंजो के पास पपी देख थोड़ी हैरान थी। वो उसे सहलाते हुए तेंजो से इसकी ब्रीड के बारे में पूछती है, पर वो तो ये बता नहीं सकता कि ये पपी एक फॉक्स मॉन्स्टर है जो कि इस दुनिया का भी नहीं है। वहाँ तेंजो को म्यू भी मिलती है। असल में म्यू का घर यहाँ पास में ही है, तो वो अक्सर यहाँ टहलने आती रहती है। काओरी ने भी मॉडल म्यू को पहचान लिया था, लेकिन म्यू यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं पाती, क्योंकि अगर भीड़ ने उसे पहचान लिया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे म्यू को खुशी होती है ये जानकर कि तेंजो यहाँ अपने पेट को घुमाने लाता रहेगा, जिस कारण उन दोनों की मुलाकात भी होती रहेगी। और यहाँ काओरी इनसिक्योर फील कर रही थी। अब उसके जाने के बाद वो तेंजो से पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तेंजो हैरान हो गया था। वो तो अपने आप को म्यू के लायक भी नहीं समझता, जिस पर काओरी को गुस्सा आ जाता है। आगे उनकी बात बढ़ पाती कि तभी एक चोर दादी जी का पर्स लेकर वहाँ से भाग जाता है। तेंजो नाइट को उसके पीछे छोड़ देता है और काओरी को लेकर दादी की मदद करता है। अब कुछ ही देर में नाइट भी उस चोर को घसीटते हुए वापस ले आता है। काओरी पुलिस को कॉल करने वाली थी, जो सुन वो चोर अपने आप को छुड़ाता है और काओरी पर जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन तेंजो उसको जमीन पर पटक देता है। सब लोग तेंजो की बहादुरी को अप्रिशिएट कर रहे थे। काओरी भी उसको थैंक्स कहती है उसकी फिर से जान बचाने के लिए। इसके बाद चोर को पुलिस के हवाले करने के बाद तेंजो वापस दूसरी दुनिया में आ जाता है। आज नाइट और तेंजो अपने रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को खत्म करते हुए जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में आ जाते हैं। इस बीच हमें ये भी पता चल जाता है कि नाइट अकेला ही कितना ताकतवर है। अब जंगल में आगे बढ़ते हुए उनकी नजर एक क्रिस्टल हिरन पर जाती है, जिसका लेवल और स्कोर बहुत ही ज्यादा था। वो उसे हराने का कोई तरीका सोच ही रहे थे कि तेंजो को पता चलता है कि ये तो उसके इनविजिबल होने के बाद भी उसे महसूस कर पा रहा है। अब सीधा सामना करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। नाइट उसके एक सींग पर हमला करता है, पर ये हिरन दो तरह के जादू जानता था। अपने लाल सींग से वो आग का हमला कर सकता है और अपने सफेद सींग से पानी का हमला कर सकता है। उन दोनों ने अपने आप को दोनों हमलों से बचा लिया था। नाइट अपनी एजिलिटी का यूज करके तेंजो को हमला करने का मौका देता है,
तो वो हिरन पूरे जंगल को ही तबाह करने लगता है। लेकिन नाइट अपने आप को उस हमले से बचाता ही नहीं, वो हिरन को घायल भी कर देता है और उस जगह हमला करके तेंजो उसे खत्म कर देता है। उन्हें उससे बहुत सारे रेयर आइटम्स तो मिले ही थे, पर साथ ही उन्हें एक पोर्टेबल बाथ हाउस मिलता है जिसको वो इस खतरनाक जंगल में यूज तो नहीं कर सकते। इसीलिए वो वापस लौट के इस बाथ हाउस के मजे लेते हैं। फिर वापस जंगल में जाके एक ताकतवर मॉन्स्टर को खत्म करते हैं। इससे तेंजो का लेवल और स्कोर भी बढ़ गया था। वो वापस जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक छिपी हुई सुरंग मिलती है। उनके अंदर जाते ही मशाले जलने लगती है। अंदर एक बड़ी सी खाली जगह थी। नाइट उसे एक लाश के पास लेके जाता है। वहाँ एक किताब थी जिसमें जो लिखा था वो तेंजो को हैरान कर देने वाला था। किताब उसी जादूगर की है और ये लाश भी उसी जादूगर की है। हमें बताया जाता है कि वो जादूगर हर एक चीज में इतना माहिर था कि मानो कि वो एक इंसानी रूप में एक देवता के बराबर था। देवताओं ने सच में उसे देवता बनाना चाहा, पर उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन कुछ वक्त में ही उसका ताकतवर होना इंसानों के डर का कारण बन गया। उसे धोखे से मरवा दिया गया। फिर भी मरने से पहले वो देवताओं की दुनिया में पहुंच गया, लेकिन वो उसके लायक जगह नहीं थी। उसका वहाँ मन ही नहीं लगा। इसीलिए ऐसा तेंजो के साथ ना हो। वो उसे एक सलाह देता है कि उसे अपने रिश्ते उनके साथ रखने चाहिए जिन पर वो भरोसा कर सकता है। जादूगर को इस चीज की उम्मीद थी कि तेंजो के लिए दोस्त बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो वो उसे धीरे धीरे सीखने को कहता है। तेंजो भले ही किताब पढ़ रहा था, लेकिन मानो कि वो सच में उससे बात कर पा रहा हो। खैर, जादूगर बोलता है कि तेंजो जिस भी एक चीज के बारे में जानना चाहेगा वो उसके बारे में उसे सब सिखाएगा। तेंजो जादू सीखना चाहता था, तो जादूगर जितने भी जादू जानता था वो सब इस किताब में लिख देता है। लेकिन तेंजो दूसरी दुनिया से आया है। यहाँ के लोगों की तरह उसकी नसों में जादू नहीं दौड़ता, इसीलिए उसे जादू सीखने में परेशानी तो होगी, पर उसका काम आसान करने के लिए वो तेंजो को अपनी एबिलिटीज दे देता है। इसके बाद वो लोग घर वापस आ जाते हैं और जादू को सीखने की कोशिश करते हैं। तेंजो अपने अंदर बहते जादू को महसूस कर पा रहा था। जादू को यूज करने के लिए उसके बारे में सोचना ही काफी है। यहाँ तक कि जादूगर अपनी मर्जी से अपने जादू को नाम भी दे सकता है। तेंजो सबसे पहले वाटर बॉल के बारे में सोचता है और वो वाटर बॉल को क्रिएट भी कर पाता है। नाइट भी ये करने में कामयाब हो गया था। वो दोनों एक पेड़ पर निशाना लगाते हैं जो कि इतना ताकतवर हमला बन गया था कि कई पेड़ वहाँ गिर जाते हैं। इधर ओवन ने भी किंग को तेंजो के बारे में बता दिया था और गलती से वो ये भी बता देता है कि एलेक्सिया ने तेंजो को शादी का प्रस्ताव दिया है। जो सुन किंग को तेंजो पर गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ तबाही मचाने लगते हैं और यहाँ तेंजो अपनी क्लास में भी जादू के बारे में ही सोच रहा था। तभी हमें पता चलता है कि ऑफ कैंप स्टडी के लिए उनका पूरा स्कूल बाहर जाने वाला है, जहाँ वो नेचर के बीच 2 दिन 1 रात गुजारेंगे। इसके लिए क्लास को 4-4 के ग्रुप्स में बांटा जाता है। तेंजो के ग्रुप में काइदे, अकीरा और उसकी ही क्लासमेट रीन थी। पर एक प्रॉब्लम भी थी कि तेंजो आज तक किसी ट्रिप पर नहीं गया, तो उसके पास ले जाने के लिए कोई बड़ा बैग नहीं है। तो कायदे उसे सभी दोस्तों के साथ शॉपिंग पर ले आती है। उन्होंने काओरी को भी बुला लिया था। रियो और शिंगो तो हैरान थे कि उनके चेयरमैन की बेटी काओरी तेंजो की दोस्त है। काओरी उन्हें उनके साथ भी फ्रेंड्स की तरह ही रहने को कहती है। वैसे अकीरा भी उनके साथ आने वाला था, लेकिन वो आ नहीं पाया क्योंकि वो कोई जरूरी काम में फंस गया था। खैर, वो मॉल में आने के बाद तेंजो के लिए कोई बैग चुनने लगते हैं। काओरी उन्हें एक बैग दिखाती है। काओरी की पसंद सबको बहुत पसंद आती है और वो तेंजो पर भी अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो भी उसे खरीदने का फैसला कर लेता है। अब जिस काम के लिए वो लोग आए थे वो पूरा हो चुका था, इसीलिए वो सब गेम जोन आ जाते हैं, जहाँ शिंगो की नजर उसके फेवरेट फीमेल कैरेक्टर के एक्शन फिगर पर जाती है। ये फिगर तो उसे कब से चाहिए था, लेकिन इसे खरीदा नहीं, सिर्फ इस गेम में जीता जा सकता है। लेकिन वो तो इस गेम में एकदम फिसड्डी था। तेंजो इस गेम को ट्राई करता है। वो अपनी स्किल का यूज करके उस फिगर का वीक पॉइंट ढूंढता है और उसे आसानी से जीत लेता है। ये देख कायदे उसे अपने साथ ले जाती है। उसे ये ब्लैक कैट सॉफ्ट टॉय चाहिए था। तेंजो उसके लिए उसे भी जीत लेता है। अब ऐसे ही वो सबके लिए उनकी पसंदीदा चीज जीत कर देता है। तेंजो को भी खुशी हो रही थी क्योंकि वो कुछ लोगों की खुशी का कारण बन रहा है। इसके बाद रियू सबको 7th फ्लोर के कैफे पे चलने की एडवाइस देता है, पर लड़कियों को अभी शॉपिंग के लिए 18th फ्लोर के गर्ल्स सेक्शन में जाना था, इसीलिए वो उन्हें कैफे में उनका वेट करने को कहती है। जिसके बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ कैफे में रियू तेंजो और अपने लिए ब्लैक कॉफी ऑर्डर करता है, जो कि कड़वी होने की वजह से तेंजो से तो पी नहीं जाती। शिंगो को पहले ही इस चीज का एहसास था, इसीलिए वो कोल्ड ड्रिंक लेकर अपना अलग हो गया था।
रियो उनको बच्चा कहकर उनका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन जब वो भी एक सिप लेता है तो उससे भी इतनी कड़वी कॉफी पी नहीं जाती। वो अपनी कॉफी को पूरी तरह शुगर क्यूब से भर लेता है। तेंजो को आज एहसास हुआ कि दोस्तों के साथ कॉफी पीने में कितना मजा आता है। तभी अचानक मॉल की इमरजेंसी बेल बजने लगती है। हमें पता चलता है कि लिफ्ट की तार छिली होने की वजह से मॉल के 10th फ्लोर तक आग फैल चुकी है, यानी लड़कियों की जान खतरे में है। एक आदमी सभी को बिल्डिंग से बाहर निकलवा रहा था। तेंजो उसी आदमी से लड़कियों के बारे में पूछता है। तभी रियो पर कायदे का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि वो लोग अभी भी 13th फ्लोर पर फंसे हुए हैं, यानी उन तीनों की जान खतरे में है। तेंजो बिना कुछ सोचे ऊपर की ओर भागने लगता है। रियो और शिंगो भी ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जाता। 10th फ्लोर पूरी तरह आग की लपटों से घिरी हुई थी। आग को छोड़ो, यहाँ की गर्मी सहन करना नामुमकिन था। तेंजो मैजिक का यूज करता है और अपनी पूरी बॉडी को वाटर और एयर से कवर कर लेता है और आग की लपटों को पार करते हुए 13th फ्लोर तक पहुँच जाता है। वहाँ तीनों लड़कियां बेहोश पड़ी हुई थी। केवल काओरी ही कुछ देर के लिए होश में थी, जो तेंजो की हल्की सी झलक देख लेती है। इसके बाद वो भी बेहोश होकर गिरने वाली थी, पर उससे पहले तेंजो से पकड़ लेता है और तीनों लड़कियों को भी पानी के कवच से कवर कर लेता है। पर इन्हें वापस ले जाना आसान नहीं था। वो लोग चारों ओर से आग की लपटों से घिरे हुए थे। तेंजो अपने मैजिक की लिमिट भी नहीं जानता, न जाने कब उसका जादू खत्म हो जाए। पूरी बिल्डिंग अब ढहने लगती है। बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका था। उसी वक्त काओरी को दिया उसका गिफ्ट भी आग की लपटों में गिर जाता है। अब बस तेंजो के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि अब उसे रास्ता बनाना होगा। बाहर से मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। कोई भी बिल्डिंग के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तभी हम देखते हैं कि सभी फ्लोर्स को चीरते हुए तेंजो नीचे आ रहा था। धुआं हटने के बाद सब देखते हैं कि ये तो तेंजो है, जिसने तीनों लड़कियों की जान बचा ली है। पर जो उसने अपनी जान खतरे में डाली थी, लोग उससे बहुत गुस्सा हैं और तेंजो भी उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आखिर उसने ये सब कैसे किया। काओरी के पापा भी वहाँ पहुँच चुके थे और वो तेंजो को फिर से थैंक्स कहते हैं उनकी बेटी की फिर से जान बचाने के लिए। वैसे तेंजो ने जो काओरी को गिफ्ट दिया था, उसने उसे बचा लिया था और अब वो काओरी को उसे वापस दे देता है, जिसको देख उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन इन सब के बाद वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो अपने पापा के गले लगकर रो रही थी। तेंजो को जलन हो रही थी क्योंकि उसके पास ऐसा परिवार नहीं है, पर अब उसके पास नाइट है जो घर पे उसके घर आने का इंतजार करता है। खैर, अब तेंजो मैजिक को इतना तो यूज करना सीख चुका है कि वो थोड़ा फोकस करने से वो टेलीपोर्ट वॉल को ओपन कर लेता है, पर इसे करते वक्त बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये जादू उसे गलत जगह भी पहुंचा सकता है। वैसे आज वो दोनों फिर से फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहां उन्होंने कई मॉन्स्टर्स को मार भी दिया है, जिसके बदले उन्होंने कई अच्छे रिवॉर्ड्स भी इकट्ठा किए हैं। लेकिन अब उन्हें वापस जाना होगा। तेंजो को अपनी ट्रिप की तैयारी भी करनी है, जो सुन नाइट दुखी हो जाता है। तभी अचानक नाइट जंगल के अंदर भागने लगता है। तेंजो उसका पीछा करते हुए एक जगह पहुंच जाता है, जहां नाइट उसे इशारे में इनविजिबल होने को कहता है। वहां एक घायल लड़की थी जो कई गॉब्लिन से घिरी हुई थी। तेंजो उसे बचाने जा रहा था, पर नाइट उसे जाने नहीं देता। हम देखते हैं कि वो लड़की कुछ अनोखे धागों से उनका सामना कर रही थी, लेकिन वो संख्या में बहुत ही ज्यादा थे और ऊपर से वो लड़की पहले से ही घायल थी। अब इससे पहले गॉब्लिन जनरल उसे मार देता, उससे पहले तेंजो और नाइट उसे खत्म कर देते हैं, पर उनकी संख्या अब तक खत्म नहीं हुई थी। तेंजो को अपने आइटम बॉक्स से एक खास तरह का वेपन मिलता है, जो सभी गॉब्लिन्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। अब तेंजो इस घायल लड़की को इलाज के लिए घर ले जाने की सोच रहा था, जिस पर नाइट न जाने क्यों घुर्राने लगता है। तभी उस लड़की को भी होश आ गया था। वो अपने आप को तेंजो की गोद में पाकर फड़फड़ाने लगती है, जिस कारण वो गिरकर खुद के चोट मार लेती है। तेंजो उसे हर्बल जूस देता है, जिसको पीने से उसके सारे घाव भर जाएंगे। वो लड़की तेंजो पे शक तो कर रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत देख वो उसे पी लेती है, जिसके बाद उसके सारे घाव भर जाते हैं। नाइट अभी भी उस लड़की को देख घुर्रा रहा था। इस लड़की का नाम लूना है और वो बताती है कि वो यहाँ इस खतरनाक जंगल में ट्रेनिंग के लिए आई है, लेकिन गॉब्लिन्स के झुंड ने उस पर हमला कर दिया था। तेंजो भी उसे बताता है कि वो भी यहाँ नाइट के साथ ट्रेनिंग करने आया था। जो सुन वो लड़की हैरान हो जाती है। तभी वो बात को बदलती है और तेंजो से इस चीज के लिए माफी मांगती है कि उसे उसको इस हालत में यहाँ लाना पड़ा, जबकि वो पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। उसे अपने आप को साफ करने की जरूरत है। वो इस हालत में अपने गांव वापस नहीं जा सकती। तेंजो कहता है कि वो उसके नहाने का इंतजाम कर सकता है,
और वो उसे अपना पोर्टेबल बाथ हाउस दे देता है। लूना ने इससे पहले कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी, तो तेंजो उसे बताता है कि उसे ये क्रिस्टल डियर को हराने से मिला है। लूना को यकीन नहीं होता कि तेंजो इतना ताकतवर है। हमें पता चलता है कि लूना असल में यहाँ इस जंगल में किसी कस्टमर की रिक्वेस्ट पर यहाँ आई है। तभी वो कुछ सोचकर तेंजो के साथ इस जंगल में ट्रेनिंग करने की बात करती है। उसे अपने आप को किसी चीज के लिए तैयार करना है, जिसके लिए उसे तेंजो के एक्सपीरियंस की जरूरत है। तेंजो भी मान जाता है, वरना ये लड़की अकेले ही इस खतरनाक जंगल में ट्रेनिंग करती रहेगी और उसे उसकी चिंता लगी रहेगी। तेंजो का हाँ सुन वो इतनी खुश हो जाती है कि वो पर्दे से बाहर ही निकलने लगती है। वो उसे अंदर जाने को कहता है, लेकिन लूना का मानना था कि अब वो दोनों साथ ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो उनके बीच ऐसे मोमेंट्स तो बनते रहेंगे। अब अगले दिन से वो तीनों लगातार कुछ दिनों तक ट्रेनिंग करते रहते हैं। इस बीच तेंजो ने लूना को बहुत कुछ सिखाया और उसने भी लूना से बहुत कुछ सीखा, और अब लूना इतनी ताकतवर हो चुकी है कि अब वो गॉब्लिन जनरल का आसानी से सामना कर सकती है। लेकिन उनका सफर बस इन्हीं कुछ दिनों का था। स्कूल ट्रिप की वजह से तेंजो यहाँ कुछ दिन वापस नहीं आ पाएगा और वो ये बात लूना को समझा भी नहीं सकता। लूना दुखी तो हो गई थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास पहले से ही था कि एक दिन तो ये दिन भी आना था। इसीलिए आज वो शाम तक लेट ट्रेनिंग करते हैं और इसके बाद बाथ लेते हैं। पर आज लूना ने तेंजो को पहले भेजा है। अक्सर तो वो पहले बाथ लिया करती थी। तभी हम देखते हैं कि लूना भी उस बाथ हाउस में घुस आती है। तेंजो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लूना उसे जाने नहीं देती। आज वो आखिरी बार एक साथ हैं, इसीलिए आज वो तेंजो के साथ नहाना चाहती है। ये उसके थैंक्स करने का तरीका है। जो भी तेंजो ने उसे सिखाया है वो उसके लिए उसकी शुक्रगुजार है। उसके साथ बिताए ये कुछ दिन लूना के लिए बहुत ही खास है। वो तेंजो की पीठ की मसाज करने वाली थी, लेकिन उसका टॉवल नीचे गिर जाता है, जिसका उसे एहसास भी नहीं हुआ था। तेंजो उसे बताता है, जिसके बाद वो शर्मा जाती है। वो उन्हें उनकी आंखें बंद करने को कहती है। इसके बाद हमें सीधा तेंजो को बस में दिखाया जाता है, जहां वो लोग कार्ड्स खेलते हुए कैंप की ओर जा रहे थे। इस कार्ड्स गेम में तेंजो लगातार 5 बार जीत चुका था। ऐसा शायद उसके लक पॉइंट ज्यादा होने की वजह से हो रहा होगा। खैर, तेंजो कल पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था, इसीलिए वो बस में ही छोटी नींद लेने का सोचता है। वैसे कल रात जो उसके साथ हुआ था, क्या उसके पीछे उसके लक पॉइंट्स का कारण था? अब डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद तेंजो के क्लासमेट उसे उठा देते हैं। उनकी स्टडी ट्रिप के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग चूज की गई थी, जिसके पीछे बहुत बड़ा जंगल है। इन्हें इस स्टडी ट्रिप में यहाँ 2 दिन 1 रात रुकना होगा, जिसमें उन्हें अपने खाने का इंतजाम खुद ही करना होगा। पर उससे पहले उन्हें सभी फूड आइटम्स को अपने टीचर से चेक करवाना होगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट जहरीला खाना न खा ले। लेकिन फिर भी अगर ये नौबत आ जाती है तो इलाज के लिए उनके पास डॉक्टर भी है। आधे बच्चे तो उनको देखकर ही डर जाते हैं। अकीरा तो पहले ही हार मान लेता है, जो सुन सबादा मैडम गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये बस ट्रिप ही नहीं, अदर क्लासेस के बीच हो रहा कंपटीशन भी है, जिसमें जीतने वाली क्लास की टीचर को बोनस मिलेगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को उनके लिए मेहनत करनी होगी। लेकिन स्टूडेंट्स को झटका तो तब लगा जब उन्हें ये पता चला कि बिल्डिंग में तो सिर्फ टीचर्स रहने वाले हैं। स्टूडेंट्स को अपना बसेरा जंगल में ही बनाना होगा। अकीरा अपनी टीम को परेशान होने से मना करता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बंदा है, वो इन सभी कामों में एक्सपर्ट है। लेकिन उसकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। वो सब आपस में ही काम बांट लेते हैं। तेंजो और कायदे मछलियां पकड़ने जाएंगे एंड अकीरा और रीन यहाँ फल और मशरूम इकट्ठा करेंगे। लेकिन जिस जगह उन्हें फिशिंग करनी थी वो जगह पहले से ही भरी हुई थी। यहाँ रियो ने भी अपना अड्डा दबोच लिया था, पर तेंजो के थोड़ा फोकस करने से वो यहाँ एक अच्छी जगह ढूंढ लेता है, जहाँ मछलियाँ तो बहुत थी, लेकिन इस नदी का वाटर लेवल इतना नहीं है कि यहाँ फिशिंग की जा सके। तो तेंजो अपने स्लीव्स ऊपर करता है और नदी में कूद जाता है। लूना की सिखाई गई बातें उसके यहाँ काम आ रही थी। वो देखते ही देखते बाल्टियां भर मछलियां पकड़ लेता है। ये कारनामा देख सारे स्टूडेंट्स वहाँ हैरान हो गए थे। और यहाँ दूसरी दुनिया में हम लूना को देखते हैं। हमें पता चलता है कि लूना डार्क ग्रुप की हत्यारी है, जिसने अब तक कई लोगों की जान ली है और अब वो अपने अगले मिशन की ओर बढ़ रही है। और यहाँ रीन भी हैरान थी कि तेंजो ने ये सब मछलियाँ अपने हाथों से पकड़ी है। तभी तेंजो की नजर अकीरा पर जाती है, जो अधमरी हालत जैसा जमीन पर पड़ा हुआ था।
असल में रीन ने उससे बहुत काम करवाया है, यहाँ तक कि उसने जहरीले मशरूम भी खाए और भालू का भी शिकार होते होते बचा है। तेंजो ये सुन उसके लिए परेशान होने लगता है। वो अपनी स्किल का यूज करके अकीरा का हेल्थ स्टेटस चेक करता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बॉडी तो एकदम नॉर्मल है। तेंजो को अपने लिए परेशान देख अकीरा को अच्छा लगता है। इसके बाद वो सब अपना लाया खाना इकट्ठा करते हैं। तेंजो अपने अप्राइजल से जहरीले खाने को आइडेंटिफाई कर लेता है और उन्हें हटा देता है, लेकिन अब तक उन्होंने ये तय नहीं किया है कि उन चारों में से खाना बनाएगा कौन है। वो लोग फूड चेकिंग के लिए बिल्डिंग में आ जाते हैं। वहाँ तेंजो की मुलाकात काउरी से होती है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं, पर काउरी की टीम उसे बुला लेती है क्योंकि यहाँ उनका काम खत्म हो गया था। अब उसके जाने के बाद अकीरा तेंजो के पास आता है। उसे तेंजो से जलन हो रही थी क्योंकि तेंजो और काउरी अच्छे दोस्त थे और उसे भी प्रिंसेस काउरी का दोस्त बनना है। हमें पता चलता है कि चेयरमैन की बेटी होने की वजह से और उसका रहन सहन और पर्सनैलिटी भी बिल्कुल प्रिंसेस की तरह है, इसीलिए बहुत से स्टूडेंट काउरी को प्रिंसेस काउरी कहकर बुलाते हैं। वैसे सबादा मैडम भी तेंजो की टीम से बहुत खुश है क्योंकि उनकी क्लास की टीम का खाना सबसे हेल्दी है। इसका मतलब अगर इनकी क्लास अच्छा खाना भी बनाएगी तो वो अपने बोनस के और करीब पहुंच जाएंगी। वैसे वो पूछती हैं कि खाना बनाने कौन वाला है, जिस पर सबकी उंगलियां तेंजो की तरफ इशारा करती हैं। अब सबादा मैडम को भी अपने बोनस के लिए तेंजो से ही उम्मीद है, यानी तेंजो को मजबूरन खाना बनाना ही पड़ जाता है। वैसे उसका बनाया खाना स्वादिष्ट तो लग रहा था, सबने अपना पहला बाइट लिया ही था कि तभी वहाँ सबादा मैडम आ जाती हैं। उन्होंने शराब पी हुई थी। वो बाकी टीचर्स के साथ तेंजो का बनाया खाना टेस्ट करती हैं। खाने के बाद कोई भी कुछ बोला नहीं था। ये देख तेंजो परेशान होने लगता है, लेकिन असल में उसका बनाया खाना इतना स्वादिष्ट लगता है सबको कि वो सब उसके स्वाद में ही खो गए थे। सबादा मैडम तो तेंजो के बनाए खाने को 5 स्टार के होटल से भी बढ़िया बता रही थी। तेंजो को भी अच्छा लग रहा था कि सब उसके बनाए खाने की तारीफ कर रहे हैं। सब अपनी प्लेटों को सफा चटकर अपने पेट के गोदाम को पूरी तरह भर लेते हैं। अचानक सबादा मैडम तेंजो को प्रपोज कर देती हैं। अब तक सबादा मैडम की शादी नहीं हुई है। उन्होंने अपना पूरा बचपन पढ़ाई और रिसर्च में ही निकाल दिया, इसीलिए रोमांस लाइफ का उन्हें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं रहा और यही वो कारण है जो आज भी वो सिंगल हैं। अब ऐसे अच्छे वक्त में जब उन्हें बोनस मिलने वाला है, उसके साथ उन्हें अच्छा खाना बनाने वाला पति भी मिल जाए तो उनकी खुशियों की दुनिया पूरी हो जाएगी। लेकिन सभी स्टूडेंट्स और टीचर सब इस रिश्ते के खिलाफ थे। सबादा मैडम तेंजो का पीछा छोड़ दे, इसीलिए कायदे तेंजो की बुराइयां गिनवाने लगती है, जिसको तेंजो गलत समझ लेता है। पर मैडम किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं देती। सब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। सबादा मैडम को ये अच्छा नहीं लगता कि सब लोग उनके प्यार को एक नहीं होने दे रहे। तेंजो भी उन्हें समझाता है, लेकिन समझाते समझाते वो उनकी तारीफ कर देता है, जो सुन वो तेंजो को अपने सीने से चिपका लेती हैं। कायदे तेंजो को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और यहाँ अकीरा को तेंजो से जलन हो रही थी। तभी रीन सबादा को बताती है कि तेंजो सांस नहीं ले पा रहा। तब जाके वो उसे छोड़ती हैं और तेंजो चैन की सांस ले पाता है। अब इसके कुछ देर बाद तेंजो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से वापस घर आ जाता है और नाइट के लिए खाना बनाता है। उसे खाना खिलाने के बाद वो वापस आ जाता है। यहाँ सभी स्टूडेंट्स नहाने के लिए जा रहे थे। वहाँ सभी तेंजो की बॉडी देख हैरान थे। ये देख अकीरा को फिर से जलन होने लगती है कि तेंजो की बॉडी और शक्ल दोनों ही अच्छी है। यहाँ रिन भी चेंजिंग रूम में कायदे की बड़ी बॉडी का फायदा उठा रही थी। उसी वक्त काउरी भी वहाँ आ जाती है। ये सब यहाँ कायदे की अच्छी बॉडी के बारे में बात कर रहे थे। तभी कायदे उन्हें आज जो सबादा मैडम ने किया उसके बारे में उन्हें बताती है, जो सुन काउरी हैरान हो जाती है। कायदे भी अपने आप को मोटिवेट कर रही थी तेंजो को प्रपोज करने के लिए और उसका ये बड़बड़ाना काउरी भी सुन लेती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो तेंजो को पसंद करती है, जिस पर वो साफ इनकार कर ये कहती है कि वो यहाँ किसी और की बात कर रही थी। वैसे काउरी भी इनसिक्योर फील कर रही थी, कहीं तेंजो को कायदे जैसी बॉडी वाली लड़कियां तो नहीं पसंद। अब इसके अगले दिन जब सभी स्टूडेंट्स अपने टेंट से सोकर बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ तो किसी ने तबाही मचाई हुई है। सिवाय तेंजो की टीम के सभी का सामान तहस नहस हो गया था। यहाँ अकीरा ने भी ऐसा कुछ देख लिया था जो अब उसके पसीने छूट रहे थे। हम देखते हैं कि वहाँ किसी बड़े जानवर के पैर का निशान है। ये सब फिर से जंगल में फल मशरूम इकट्ठा करने आए थे। वहाँ भी अकीरा को एक पेड़ पर बड़े बड़े पंजों के निशान देखने को मिलते हैं। तेंजो को भी अकीरा की वो बात याद आई थी कि उस पर एक भालू ने हमला किया था। तभी लड़कियों के सामने वो बड़ा भालू आ जाता है
जिससे जान बचाकर वो लोग कैंप की ओर भागने लगते हैं। इस वजह से वहाँ कई टेंट तबाह हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। तभी सबाता मैडम उन्हें एक बेंच के पीछे बुलाती है, जिससे वो भालू टकरा जाता है और उन्हें मौका मिल जाता है बाउंड्री के दूसरी ओर जाने का। लेकिन भागते वक्त सबाता मैडम गिर जाती है और उस भालू ने उन्हें मार ही दिया था, पर तेंजो उसके हाथ को पकड़ लेता है और घुमाकर उसे जमीन पर पटक देता है। सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबाता मैडम भी हैरान थी। वैसे तो वो उसकी टीचर है और जो उसने ये काम किया है उन्हें उसे डांटना चाहिए, पर ये सच है कि आज उसकी ही वजह से उनकी जान बच पाई है। इसीलिए वो तेंजो को कोई पनिशमेंट नहीं देंगी, बल्कि वो तोहफे में अगर वो चाहे तो वो उसके साथ शादी कर सकती है, जिसके लिए तेंजो उन्हें मना कर देता है। पर वो कहती है कि वो उसका इंतजार करेंगी। वैसे अभी भालू बेहोश है, तब तक उन्हें पुलिस के आने का वेट करना होगा। डॉक्टर तो इस मरीज पे कुछ दवाइयाँ टेस्ट करना चाहती थी। तभी काओरी सबके लिए एक न्यूज लेकर आती है। वो उन्हें बताती है कि उन्हें गवर्नमेंट की ओर से परमिशन मिल गई है इस भालू को सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए, लेकिन अगर वो फिर से हमला करता है तो इस बार वो उन सबका खाना बन जाएगा। भालू को काओरी से डर लग रहा था और इस तरह उनकी स्टडी ट्रिप खत्म होती है। और यही वो दिन है जब तेंजो किंग से मिलने जाने वाला है, इसीलिए वो ओवन और उसके सिपाहियों के लिए थोड़ा रास्ता साफ कर रहा है। इस बीच हम एक खरगोश को देखते हैं जो तेंजो पे नजर रख रहा था। तेंजो को उस मॉन्स्टर को मारने से एक मुखौटा मिलता है, जिसको वो पहन लेता है। तभी राजमहल से लोग भी वहाँ आ गए थे। शुरुआत में उन्होंने तेंजो को मुखौटे में पहचाना नहीं था, पर लक्सिया को तेंजो का मुखौटा बहुत पसंद आता है। तेंजो उनके साथ चलने को राजी हो गया था, इसीलिए वो तेंजो को ग्रीट करके उसे अपने साथ ले जाने वाले थे। पर तभी नाइट लक्सिया पे हमला कर देता है। उनके ऊपर 2 पेड़ गिरने जा रहे थे, जिनको तेंजो एक ही बार में काट देता है। उन पर हमला करने के लिए जिन हथियारों का यूज किया गया था वो तेंजो को जाने पहचाने लग रहे थे। नाइट की मदद से वो उसे आसानी से ढूंढ लेता है। इस मुखौटे के पीछे लूना थी। तभी लक्सिया भी वहाँ आ जाती है। तेंजो के चेहरे पर शकन देखने के बाद वो इतना तो समझ ही चुकी थी कि तेंजो इस लड़की को पहले से ही जानता है। तेंजो भी समझ चुका था कि क्यों नाइट अक्सर लक्सिया को देखकर घुर्राता था। वो प्रिंसेस के साथ किंग से मिलने नहीं जा पाएगा। उसे लूना का इलाज करना है और उसे ये भी पता करना है कि वो ये सब क्यों कर रही है। प्रिंसेस एक इविल स्माइल देख के मान जाती है। तभी उन्हें तंग करने ओवन भी प्रिंसेस को ढूंढते हुए वहाँ जाता है और हमें पता चलता है कि प्रिंसेस भी कुछ वक्त के लिए तेंजो के घर ही रुकने वाली हैं। प्रिंसेस भी लक्सिया के उन पर हमला करने का कारण जानना चाहती है। साथ ही उन्हें ये भी जानना है कि तेंजो और इस लड़की का रिश्ता क्या है, लेकिन ओवन इसके लिए राजी नहीं हो रहा था। इसीलिए वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके सीधा तेंजो के घर ही पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो लक्सिया को सारी बात समझा देता है, पर वो तेंजो का मैजिक देख हैरान थी। साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि तेंजो का मैजिक हाई लेवल का मैजिक है, जो कि यहाँ के लोगों ने सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना है। अगर सबको तेंजो के मैजिक के बारे में पता चल गया तो शायद तेंजो को इंसानियत के लिए खतरा भी समझा जा सकता है। इसीलिए वो तेंजो को सबके सामने अपने मैजिक को यूज करने से मना करती है। और वैसे वो ये भी जानती है कि लूना सोने की एक्टिंग कर रही है। ये बात तो तेंजो भी जानता है, बस वो ये जता नहीं रहा। लक्सिया लूना से उसका सच उसे बताने को कहती है, पर लूना चाहती थी कि उसको मार के बात को खत्म कर दिया जाए, लेकिन तेंजो भी है जो उसके बारे में जानना चाहता है। हमें पता चलता है कि लूना एक अनाथ बच्ची थी। उसने अपना जीवन कचरा खाके और चोरी करके बिताया है, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में वो आया जिसने उसे जीने का तरीका सिखाया। उसने उसे पढ़ाया, लिखाया और हत्या करना सिखाया। उन्होंने डार्क ग्रुप को ज्वाइन किया जो हर तरह के बुरे काम करते हैं। इसके बाद लूना ने कई लोगों की जान ली और वो लोगों के बीच हेड हंटर के नाम से फेमस हो गई। लक्सिया और नाइट पहले से ही हेड हंटर को जानते थे। अब कुछ दिन पहले ही लूना को लक्सिया को मारने की सुपारी मिली थी, जिसमें वो फेल हो चुकी है। यानी राजमहल के लोग तो उसे मारेंगे ही, साथ ही डार्क ग्रुप भी उसे नहीं छोड़ेगा। लूना तेंजो को उसकी परवाह करने से मना कर रही थी, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो वक्त उन्होंने साथ बिताए थे वो भले ही कम थे, पर वो पल तेंजो के लिए भी बहुत कीमती हैं और आज भी वो उसकी दोस्त है। लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि उसके हिसाब से तो उसकी मौत तय है। पर लक्ष्या को उसे मौत की सजा देने का कोई मूड नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो उसे सजा ही नहीं देगी, वो चाहती है कि लूना उसकी रक्षक बने। वैसे भी तेंजो और लक्ष्या के अलावा कोई जानता नहीं है कि हमला लूना ने किया था, और प्रिंसेस की खास होने की वजह से लूना को जान का खतरा भी नहीं होगा। लूना उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी, जिस कारण लक्ष्या को उस पे गुस्सा आ जाता है। पर वो कहती है कि वो एक हत्यारी है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, उसे नहीं लगता कि वो इस सम्मान के लायक है। तो लक्ष्या उसके हाथ पकड़ के उसके मुलायम हाथों की तारीफ करती है। लूना उसे बताने ही वाली थी कि ये तेंजो के बाथ हाउस की वजह से हुआ है, पर वो बीच में ही रुक जाती है, जिस कारण लक्ष्या का गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो अब उसे हुक्म देने लगती है। अब वो उसे हार गई है तो अब वो उसकी गुलाम है, यानी अब उसे उसकी सारी बात माननी पड़ेगी। इस बार तो लूना भी उससे डर गई थी, और यहाँ लक्ष्या के अंगरक्षक खुद मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो वो लक्ष्या को बचाने नहीं आ पाएंगे। यहाँ लूना ने भी लक्ष्या की बात को मान लिया था, तो वो उसे तेंजो के बाथ हाउस की बात को पूरा करने को कहती है। लूना उसे बताती है कि तेंजो के पास जादुई बाथ हाउस है, जो सुन लक्ष्या भी एक्साइटेड हो जाती है। वो भी उसमें नहाने की जिद करने लगती है। वो लूना को अपने साथ लेके जा ही रही थी, साथ ही वो तेंजो को भी साथ आने का ऑफर देती है, लेकिन तेंजो उस ऑफर को ठुकरा देता है। अब जब वो दोनों एक साथ बाथ हाउस में नहा रहे थे, तभी लक्ष्या लूना से पूछती है कि क्या वो तेंजो को पसंद करती है। ये सुन उसके पैरों तले पानी फिसलने लगता है। वो तुरंत मना कर देती है, तो लक्ष्या तेंजो से शादी करने की बात करने लगती है, जिस पर फिर लूना चिढ़ जाती है। इससे लूना का शक यकीन में बदल गया था। लूना बताती है कि वो खुद नहीं जानती कि उसकी ये फीलिंग्स आखिर क्या है, क्या ये प्यार है या फिर कुछ और। लक्ष्या उसे भरोसा दिलाती है कि लूना के अंदर भी उसी की तरह तेंजो के लिए प्यार भरा हुआ है, यानी उनके बीच जंग होगी तेंजो को पाने के लिए। लूना भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। अब बाथ हाउस से आने के बाद लूना खाना बनाने की जिद करने लगती है, पर उसे तो चाकू पकड़ना भी ठीक से नहीं आता। उल्टा उसकी जिद में उन दोनों की जान जाते जाते बची है। आखिर में तेंजो ही खाना बनाता है, जो कि दोनों को बहुत पसंद आता है। उसके खाने की तारीफ करते हुए लक्ष्या तेंजो से चिपकने लगती है, जो देख लूना को जलन होने लगती है। वो तेंजो को उसे खाना खिलाने को कहती है, क्योंकि अब तक उसके घाव ठीक से भरे नहीं है। तेंजो उसे खाना खिलाता है क्योंकि चोट भी उसकी वजह से ही आई थी। ये देख लक्ष्या को गुस्सा आता है। वो तेंजो को उसे भी खाना खिलाने को कहती है। अब प्रिंसेस होने के नाते वो उसकी बात को टाल भी नहीं सकता। अब इसके बाद वो दोनों तेंजो को जबरन खिलाने लगते हैं, और आखिर में लूना और लक्ष्या एक साथ एक बेड पर सो जाते हैं, और अपना तेंजो अलग बाहर सोता है। अब सुबह होते ही वो प्रिंसेस और लूना के साथ जंगल से बाहर आ जाता है, जहां ओवन उनका इंतजार कर रहा था। अब जब वहां ओवन तेंजो से इस नई लड़की के बारे में पूछता है, तब गलती से लक्ष्या उन्हें ये भी बता देती है कि लूना ने उसे मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसकी गर्दन पर चारों ओर से तलवार तान दी जाती है। लक्ष्या उन्हें रोकती है और समझाती है कि अगर लूना को उसे मारना ही होता तो वो कल रात भी उसे मार सकती थी, जब वो एक साथ सोए थे। ये सुन ओवन हैरान हो जाता है। अब पूरी बात जानने के बाद ओवन कुछ देर के लिए अपनी तलवार को नीचे करवा देता है, लेकिन अभी भी उसे उस पर पूरा यकीन नहीं है। वैसे तभी तेंजो उन्हें बताता है कि वो आज उनके साथ राजमहल नहीं आ पाएगा। ये सुन ओवन को झटका लगता है, क्योंकि किंग तेंजो से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कल अगर ये सब ना हुआ होता तो वो कल ही उनके साथ चला जाता, लेकिन आज उसे स्कूल जाना है। पर वो यहाँ बताता है कि उसे जरूरी काम है। ओवन भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो तेंजो को राजमहल का रास्ता दिखा देता है। और इसके बाद तेंजो को अलविदा कर लूना भी राजमहल की ओर उनके साथ जा रही थी, लेकिन अचानक वो अपना घोड़ा रोक देती है और उससे उतर के तेंजो की ओर तेजी से आने लगती है। उसने तेंजो के गाल पे किस किया था। अब तक तेंजो ने जो उसके लिए इतना कुछ किया है, वो उसे थैंक्स कहकर जंग का ऐलान कर देती है। लक्ष्या भी बग्गी को रुकवा कर तेंजो को पप्पी देना चाहती थी, पर ओवन उसकी बात को अनसुनी कर देता है। अब उनके जाने के बाद तेंजो फ्रेश होने के लिए नदी में नहाता है। वो नहाते वक्त लूना की उस बात के बारे में ही सोच रहा था कि वो कौन सी जंग की बात कर रही थी। तभी तेंजो नोटिस करता है कि एक पिग भी उनके साथ नहा रहा है। अब गेम सेटिंग से उसे पता चलता है कि ये उसका नया पेट है। वैसे अब तक ये पिग इससे अनजान था, लेकिन पता होने के बाद भी इसे फर्क नहीं पड़ता। अप्राइजल से हमें पता चलता है कि ये पिग बहुत ताकतवर है और ये रिकवरी स्किल का भी यूज कर सकता है। तेंजो उसे अकात्सुकी नाम देता है, लेकिन इन सब में वो इतना मगन हो गया था कि वो भूल गया था कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। किसी तरह वो वक्त पर स्कूल पहुंच जाता है।
क्लास में हमें पता चलता है कि स्कूल में बहुत जल्द क्लास कंपटीशन इवेंट होने वाला है, जिसमें अगर उनकी क्लास अच्छा परफॉर्म करेगी तो सबादा मैडम को फिर से बोनस मिलेगा। इसीलिए वो सभी को मेहनत करने को कहती है। आज सबसे पहले उन्हें बॉल कंपटीशन के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इसके लिए उनकी क्लास को 2 टीमों में बांट दिया गया था। तेंजो अपनी टीम का गोलकीपर बना है, क्योंकि अब तक उसे इस गेम के रूल्स नहीं पता। गेम की शुरुआत से ही पूरा गेम रयू की ओर झुका हुआ था और रयू की मदद करने के लिए रिन कायदे को उछलने को कहती है, जिससे सभी स्टूडेंट्स और एनिएक्स डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। फैन सर्विस की वजह से तेंजो भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, पर रयू की जगह इस मौके का फायदा अकीरा उठाता है। गोल करने के लिए वो अपनी स्पेशल किक का यूज करता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए तेंजो ने उसके गोल को पलक झपकते ही रोक दिया था। रयू उसे पूरी ताकत से बॉल को उनकी तरफ फेंकने को कहता है, पर तेंजो ने तो वहाँ खड़े खड़े ही गोल कर दिया था। वैसे वो औरत तेंजो के स्कूल तक पहुँच चुकी है, जिसका मकसद तेंजो को अपनी कंपनी का मॉडल बनाना है। स्कूल के खत्म होते ही वो तेंजो को बाहर पकड़ लेती है और उसे उनकी कंपनी को ज्वाइन करने को कहती है, पर फिर से तेंजो उनके ऑफर को ठुकरा देता है। इस बार तो तेंजो के दोस्त भी उसे समझाते हैं, लेकिन अभी वो अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। पर कंपनी की डायरेक्टर भी जिद्दी थी, वो ऐसे ही तेंजो को अपने हाथ से जाने नहीं देने वाली थी। तभी म्यू भी कार से बाहर निकलती है। वो तेंजो को फोर्स करने से मना कर रही थी। तेंजो के दोस्त हैरान थे कि तेंजो इतनी फेमस मॉडल को जानता है। फिर उन्हें ये भी पता चलता है कि तेंजो तो उसके साथ काम भी कर चुका है और कल से उनकी मैगजीन भी मार्केट में रिलीज होने वाली है। डायरेक्टर म्यू को तेंजो को समझाने को कहती है। तभी स्कूल काउंसिल काओरी वहाँ आती है, जिसका स्कूल इवेंट का पोस्टर उड़कर वहाँ आ गया था। तेंजो उसे वापस दे रहा था, पर डायरेक्टर उसे छीन लेती है और पढ़ने के बाद फैसला करती है कि वो ओश एकेडमी के कंपटीशन का शूट करेगी, जिसमें वो तेंजो की फोटो खींचकर पब्लिशर को बेच सकते हैं। इससे उनका भी काम हो जाएगा और तेंजो को भी इंडस्ट्री में आना नहीं पड़ेगा। वो लोग चेयरमैन से बात करने स्कूल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद तेंजो वापस दूसरी दुनिया में आकर मॉन्स्टर्स को हंट करने लगता है, लेकिन न जाने क्यों उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि वो जितना ताकतवर है उसे उससे ज्यादा ताकतवर होना होगा। तेंजो जंगल के और गहराई में जाता है। वहाँ के पेड़ बाकियों से अजीब और बेहद ही कठोर थे। यहाँ तेंजो को कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी उसके सामने एक बड़ा सा पिग आता है, जिसको तेंजो अकात्सुकी समझ रहा था, लेकिन उसके एक ही हमले में उसकी गलतफहमी दूर कर दी जाती है। तेंजो की हालत खराब हो गई थी। इस मॉन्स्टर का लेवल भले ही 10 था, पर इसका अटैक बहुत ही ताकतवर था। तेंजो अपनी ग्रीन बोतल को पी पाता उससे पहले वो वापस हमला कर देता है। वो बस कैसे न कैसे उसके हमले को डॉज कर पा रहा था, लेकिन अब तो भागने का भी रास्ता नहीं है। वो उसके हमले की चपेट में आते उससे पहले किसी की लात उसे पेड़ से चिपका देती है। ये वही खरगोश था जो इंसानों की तरह बोल भी सकता है। वो पिग वापस हमला करता उससे पहले रैबिट के बस बोलने भर से ही जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है और वो पिग भी उसके साथ खत्म हो जाता है। ये असल में किक रैबिट है, जो अब सभी को किक मार के उसे दिखाने को कहता है। इसमें अकात्सुकी तो कच्चा था, नाइट में थोड़ा पोटेंशियल तो है, लेकिन तेंजो में बात है सीखने की। इसके बाद वो अपनी किक मार के सबको दिखाता है। उसने हवा में लात चलाई थी, फिर भी इसके बावजूद वहाँ कई पेड़ों में छेद हो जाते हैं। ऐसा ही वो तेंजो को करने को कहता है। शुरू में तो उससे कुछ भी नहीं हुआ था, पर कुछ मौकों के बाद वो एक पेड़ को गिरा देता है। अब इसके बाद वो खुद तेंजो से लड़ना चाहता था। वो उसे बिना कोई मौका दिए उस पर टूट पड़ता है। यहाँ किक रैबिट तेंजो को ट्रेन कर रहा है ताकि उसकी जगह वो डिवाइन की जगह ले सके। डिवाइन वो योद्धा होते हैं जो अपनी स्किल में महारत हासिल कर लेते हैं और उनका काम दुनिया को काली ताकतों से बचाना है। इसीलिए वो साथ ही वो काबिल योद्धाओं को ढूंढते हैं जिनको वो अपनी तकनीक सिखा सकते हैं ताकि वो उनकी जगह ले सके। पर तेंजो चाहे तो वो इनकार भी कर सकता है, पर अगर भविष्य में बुराई और अच्छाई के बीच जंग छिड़ी तब उन्हें तेंजो और उसके जैसे और योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी जो दुश्मनों को खत्म करते हुए लोगों को किल कर लेते हैं और उनका काम दुनिया को काली ताकतों से बचाना है। इसीलिए वो साथ ही वो काबिल योद्धाओं को ढूंढते हैं जिनको वो अपनी तकनीक सिखा सकते हैं ताकि वो उनकी जगह ले सके।
पर तेंजो चाहे तो वो इनकार भी कर सकता है। पर अगर भविष्य में बुराई और अच्छाई के बीच जंग छिड़ी तब उन्हें तेंजो और उसके जैसे और योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी जो दुश्मनों को खत्म करते हुए लोगों को बचा सके। और तेंजो में वो काबिलियत है, इसीलिए वो उसे डिवाइन बनाना चाहते हैं। पर तेंजो को डिवाइन नहीं बनना, लेकिन वो ताकतवर बनना चाहता है ताकि वो अपनों की रक्षा कर सके। रैबिट उसे सिखाएगा और अगर तेंजो चाहे तो वो गुरु दक्षिणा के तौर पे उसे मैजिक सिखा सकता है। वो तेंजो की काबिलियत को पहचान चुका है, तो अगर तेंजो उसे थोड़ा भी मैजिक सिखाएगा तो वो उसके लिए काफी होगा। तेंजो उन्हें ऐसे झुकने से मना करता है और उनकी शर्त को भी मान लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रैबिट ने तेंजो के पीछे किंग पिग को छोड़ दिया है, जो पिछले वाले से भी बहुत ताकतवर है, लेकिन ये भी उनके सामने कुछ भी नहीं है जब वो सच में बुराई के खिलाफ लड़ेंगे। नाइट उसकी मदद करने जा रहा था, लेकिन रैबिट उसे रोक देता है क्योंकि उसे यकीन है कि तेंजो उसे हरा सकता है। तेंजो अपने आइटम बॉक्स से वही चाबुक जैसा वेपन निकालता है और उस मॉन्स्टर को पकड़ के भाले से खत्म कर देता है, जिसके बाद वो खुद भी गिर गया था। रैबिट थोड़ा डिसअपॉइंट था क्योंकि वो चाहता था कि तेंजो उसे लास्ट से खत्म करे। इस बार तेंजो को एसएस रैंक के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये सिंबल मॉन्स्टर की ताकत को दर्शाता है। इनसे ऊपर ट्रिपल एस रैंक के होते हैं और उनसे भी ऊपर एक्स रैंक के होते हैं, लेकिन भविष्य में जिनका उनसे सामना होगा वो सबसे ताकतवर एल रैंक के हैं। उनका अकेले सामना करने की सोच रखना बहुत बड़ी बेवकूफी है। वैसे इस मॉन्स्टर को मारने के बाद तेंजो का इवोल्यूशन शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार बाहरी रूप से उसमें कोई बदलाव नहीं आए थे, पर वो पहले से और भी ताकतवर हो गया है। अब रैबिट उन्हें आराम करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। कंपटीशन का दिन भी आ चुका था और एजेंसी की टीम भी तैयार थी तेंजो की फोटो क्लिक करने के लिए। टेबल टेनिस के पहले मैच में तेंजो का सामना उनके स्कूल के टेबल टेनिस चैंपियन से होता है, जो इस गेम में नेशनल टूर्नामेंट का चैंपियन रह चुका है। उसका पहला सर्व तेंजो प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाता, लेकिन जब तेंजो हिट करता है तो उसकी ताकत से टेबल में होल ही हो जाता है, जो देख तेंजो हार मान के वहाँ से निकल जाता है। वो छिपकर थोड़ी सांस ले पाता उससे पहले कायदे उसे अपने साथ ले जाती है। उनकी वॉलीबॉल टीम का एक प्लेयर घायल हो गया है, तो कायदे चाहती है कि तेंजो उनकी टीम से खेले। फोटोग्राफर्स की टीम भी पिछले मैच में तेंजो की फोटो क्लिक नहीं कर पाई थी, इसीलिए अब वो भी वॉलीबॉल ग्राउंड में जा रहे हैं। पर यहाँ तेंजो के सिंगल हिट से ही बॉल फट जाती है और पूरा स्टेडियम भी तबाह हो जाता है। यहाँ फोटोग्राफर्स ने भी उस चीज की फोटो क्लिक की थी जिसके लिए उन्हें कहा भी नहीं गया था। यहाँ तेंजो अपना मुंह लटकाए बैठा हुआ था, तभी वो देखता है कि काओरी मुसीबत में है। हमें पता चलता है कि काओरी का पार्टनर मैच में बुरी तरह घायल हो गया है। वो तेंजो को उसकी तरफ से खेलने को कहती है। वो घायल लड़का तेंजो को उसके सर्व से बचने को कहता है। अब फिर से मैच शुरू किया जाता है और पहला सर्व काओरी को करना था, लेकिन उसका शॉट कहीं और ही जाता है। अगले ट्राई में उसका रैकेट ही उसके हाथों से छूट जाता है, जो कि तेंजो और फोटोग्राफर्स को लगते लगते बचा था। अब जाके तेंजो को समझ आया कि वो प्लेयर घायल कैसे हुआ था। असल में काओरी को खेलना ही नहीं आता और वो लोग भी बॉल काओरी को ही दे रहे थे, लेकिन अब तेंजो काओरी को मौका न देकर सभी बॉल्स को खुद हिट कर रहा था। जीतने के लिए बस लास्ट शॉट बाकी था और वो हिट भी काओरी की तरफ ही आ रहा था। वो उसे हिट करती है पर बल्ला हाथ से छूट जाता है, पर तेंजो उसको भी हिट करके मैच को जिता देता है। काओरी डिसबैलेंस होकर गिरने वाली थी, लेकिन तेंजो ने उसे वक्त पर पकड़ लिया था और उस मोमेंट को फोटोग्राफर्स कैप्चर कर लेते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद बाहर काओरी तेंजो का इंतजार कर रही थी। वो आज तेंजो के साथ जाना चाहती है। उसका मन तेंजो को ट्रीट देने का था ताकि वो आज के लिए उसे थैंक्स कह सके, पर तेंजो को ये सब नहीं चाहिए था। उसका उसके साथ होना ही उसे खुशी देता है। ये सुन काओरी शर्म से एक जगह ही ठहर जाती है। वो तेंजो को अपनी आंखें बंद करने को कहती है। तेंजो एक खूबसूरत सुगंध को महसूस कर पा रहा था। वैसे काओरी को जो करना था वो कर चुकी थी और तेंजो को पता भी नहीं चला। असल में उसने तेंजो को किस किया था। और दूसरी दुनिया में हम रैबिट को देखते हैं, जो एक लड़की का सामना कर रहा था। उसे हराने के लिए वो मैजिक का यूज करता है। वो लड़की जानती थी कि रैबिट मैजिक नहीं जानता था। रैबिट उसे बताता है कि उसे ये तेंजो ने सिखाया है। ये सुन उसने तेंजो को मारने का फैसला कर लिया था और उसको मारने के बाद वो रैबिट को निपटाएगी। उस लड़की से निकल रही वो डार्क एनर्जी साफ जाहिर कर रही थी कि ये वही एल रैंक की दुश्मन है। वैसे तेंजो की ये नई मैगजीन तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द ये मार्केट में भी रिलीज हो जाएगी। यहाँ तक कि डायरेक्टर ने इसका भी तरीका सोच लिया है कि तेंजो को कैसे इंडस्ट्री में लाने के लिए मनाना है। इधर हम देखते हैं कि आज काओरी तेंजो को मैथ का ट्यूशन देने उसके घर आई है। हमें पता चलता है कि जब वो दोनों स्कूल के बाद वापस घर जा रहे थे
तभी तेंजो काओरी को बताता है कि वो मैथ में बहुत कमजोर है, इसलिए उसे एग्जाम के लिए डर लग रहा है। काओरी हैरान थी कि तेंजो भी किसी में कमजोर है। वो तेंजो को शर्माते हुए आइडिया देती है कि वो दोनों एग्जाम की तैयारी उसके घर पे कर सकते हैं। वही सोच वो अब तक शर्मा रही थी। अचानक उसे वॉशरूम जाना था। उसके जाने के बाद तेंजो सोचता है कि क्या उसे वॉशरूम मिल भी जाएगा। हम देखते हैं कि काओरी वॉशरूम ढूंढते हुए उस कमरे में आ गई है जहाँ दूसरी दुनिया का दरवाजा है। वो अंदर जाती उससे पहले तेंजो वहाँ आ जाता है। अब छिपाने से कोई फायदा नहीं था, इसीलिए वो काओरी को इस दरवाजे की सारी सच्चाई बता देता है और बताता है कि वो मैजिक भी यूज कर सकता है, जो कि उसने वहीं से सीखा था और इसकी ही मदद से उसने उन्हें मॉल में बचाया था। तेंजो काओरी का हाथ पकड़ के उसे दूसरी दुनिया में ले आता है। उसने उसे नाइट और आकाशुकी की भी सच्चाई बता दी थी। वैसे अब काओरी भी यहाँ डिजिटल स्क्रीन को देख पा रही थी। तेंजो के मुकाबले उसका स्टेटस अच्छा था जब वो यहाँ पहली बार आया था। काओरी को उसकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। तेंजो उसे बताता है कि इस दुनिया में आने के बाद ही उसका वजन कम हो गया और उसकी बॉडी शेप में आ गई। साफ तौर पे कहा जाए तो वो सबको चीट कर रहा है, क्योंकि कोई उसकी सच्चाई नहीं जानता, इसीलिए सब उसे पसंद करते हैं। काओरी इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती थी, पर तेंजो को उसे मना करना पड़ता है, क्योंकि फैंस की बाहर की दुनिया बहुत ही खतरनाक है। वो कहता है कि वो उसे फिर कभी लेके जाएगा, पर ऐसे नहीं, काओरी को वादा चाहिए था। तेंजो उसे वादा भी दे देता है और उसे इस दुनिया के बारे में किसी और को बताने से मना करता है। वो एक्साइटेड होकर कहती है कि ये उन दोनों के बीच का सीक्रेट ही रहेगा। वैसे तेंजो ने उसके साथ अपना सीक्रेट शेयर किया है, कहीं इसीलिए तो नहीं कि तेंजो उसे पसंद करता है। वो ऐसे ही मन में ख्याली पुलाव बना रही थी। इधर लक्ष्या भी राजमहल वापस पहुंच चुकी थी। किंग को ये बात पसंद नहीं आती कि तेंजो इस बार भी उनके साथ नहीं आया। ओवन उन्हें बताता है कि वहाँ सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई थी। किंग को शक था कि इन सब के पीछे ये लड़की कारण है, तो लूना शान से उन्हें सब सच बता देती है। ये सुनते ही किंग अपनी तलवार उठा लेते हैं और तेजी से लूना पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसके करीब आते ही वो रुक गए थे। ये ड्विकिल की तलवार है, जिसको अगर कोई रोकता है तो ये तलवार उसके 2 हिस्से कर देती है। इसीलिए लूना ने किंग के हाथों को रोका था। तभी लक्ष्या किंग को डांटती है और बोलती है कि अगर उन्होंने उसकी लूना को कुछ भी किया तो वो उनसे नफरत करने लगेगी। ये सुन किंग डर जाते हैं और अपने कदम पीछे कर लेते हैं और लूना से लक्ष्या का ख्याल रखने को कहते हैं और इन धागों को भी खोलने को कहते हैं। अब इसके बाद किंग मुंह लटकाए अपने कमरे में बैठ गए थे। वहाँ ओवन किंग को बताता है कि लूना डार्क ग्रुप की हेड हंटर है। ये सुन उन्हें झटका लगता है, क्योंकि वो खुद भी जानते थे कि हेड हंटर कितनी खतरनाक है। ओवन बताता है कि तेंजो ने उसे पकड़ा था और गलती से वो ये भी बता देता है कि लक्ष्या उसके घर एक रात रुकी थी। ये सुनते ही उनका गुस्सा 10 गुना हो गया था। उनके मन में गलत से गलत ख्याल आ रहे थे। ओवन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। इधर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने हेड हंटर को लक्ष्या की सुपारी दी थी। उसे अपने आदमियों से पता चलता है कि हेड हंटर उस जंगल वाले लड़के की वजह से अपने काम में नाकामयाब हो गई है और अब वो प्रिंसेस की रक्षक बन गई है। उन्हें ये भी पता चला है कि उस जंगल वाले लड़के को राजमहल में निमंत्रित भी किया गया है। ये सुन उसे एक प्लान सूझता है। वो किंग और राजकुमारी पर हमला करेंगे और इल्जाम उस जंगल वाले लड़के पे लगा देंगे और राजा बनने के बाद वो उसे भी खत्म कर देंगे और इस प्लान में उनकी मदद करेगा ये जादुई हथियार। वैसे उस टूर्नामेंट के बाद स्कूल से 3 दिन की छुट्टी मिली है, तो आज तेंजो राजमहल जाने की सोच रहा है। वैसे अभी उसने जिस मॉन्स्टर को मारा है उसमें उसे कुछ आइटम्स के साथ एक सोने वाला गद्दा मिलता है, जिस पर आकाशुकी सोने वाला था, लेकिन उनपे इतना वक्त नहीं है। उन्हें राजमहल के लिए निकलना है। रास्ते में आने वाले पहले गांव में तेंजो सबसे पहले एक ऐसी दुकान देखता है जहां से वो अपने आइटम्स बेचकर इस दुनिया की करेंसी खरीद सके। उस दुकान में तेंजो ने जो अपनी पहचान दिखाई थी, उसके एड्रेस में तेंजो ने जापान लिखा हुआ था, जो कि इस दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। बस वो ये कहकर बात को संभाल लेता है कि जापान एक छोटा सा गांव है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे उसके पहनावे को देखकर दुकानदार को वो अमीर घराने से लग रहा था। तेंजो मना कर देता है और बताता है कि वो भी सबकी तरह एक आम निवासी है, लेकिन उसके पास आइटम बॉक्स देखने के बाद वो उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर पाता। इस दुनिया में आइटम बॉक्स सिर्फ कुछ खास लोगों के पास ही होता है। वैसे तेंजो यहाँ जापान से लाए कुछ मसाले बेचने आया था। उन्हें कांच की शीशी में ही देखकर दुकानदार हैरान हो गया था।
और उसकी नजर में मसाले भी बेहद ही खास थे। वो इनके बदले 100 सोने के सिक्के देगा। तेंजो हैरान हो गया था, लेकिन इस दुनिया में इनकी वैल्यू कितनी है? दुकानदार बताता है कि उनके राज्य में 4 परिवार सिर्फ 5 सोने के सिक्के से पूरा साल बिना कोई काम किए निकाल सकते हैं। वो तेंजो को एक गिल्ड कार्ड भी देता है जो उसकी आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। इसके बाद वो राजमहल का रास्ता पूछकर वहाँ से निकल जाता है और रात भर के सफर के बाद वो किंगडम पहुँच गया था। वहाँ पहुँचते ही तेंजो की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो इतने बड़े महल में जाने वाला है। ज्यादा चिंता उसे अपने बेकार कपड़ों की हो रही थी। ओवन उसे अंदर लेकर आता है और वो सीधा उसे किंग के दरबार में ही लेके जा रहा था। तेंजो की फिर से फट जाती है क्योंकि वो अभी किंग से मिलने के लिए तैयार नहीं है। ओवन उसे घबराने से मना करता है और उसे अंदर ले आता है। वहाँ लूना और लक्सिया भी मौजूद थी। ओवन किंग को तेंजो का परिचय करवाता है। तेंजो ने भी किंग के सामने अपना सिर झुका लिया था, लेकिन किंग तेंजो के साथ रूड हो रहे थे। उन्होंने तेंजो पर इल्जाम लगाया कि तेंजो ने उनकी बेटी पर काला टोटका किया है। ओवन किंग को शांत करवाता है, यहाँ तक कि वो उन्हें डांटता है। किसी तरह किंग शांत होते हैं और तेंजो को ताना देते हुए बोलते हैं कि वो उनके यहाँ आया और उनकी बेटी के लिए तोहफा भी नहीं लाया। वो सच में कुछ नहीं लाया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसे याद आता है और वो गद्दे को लक्सिया को गिफ्ट में दे देता है। ये देख सब वहाँ हिल गए थे। लक्सिया तो शर्म से लाल हो गई थी। किंग का गुस्सा हद से पार होता जा रहा था। ओवन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तेंजो उनके यहाँ का नहीं है, वो उनके यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानता है। असल में इनके यहाँ किसी को गद्दा देने का मतलब होता है कि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ इस गद्दे पर रात गुजारना चाहता है। किंग ने तेंजो पर अपनी तलवार को तान दिया था, लेकिन उनकी तलवार तेंजो की गर्दन पर चलती उससे पहले उन पर हमला हो जाता है। हत्यारों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। वो लोग एक काले गोले का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे कोई भी मैजिक का यूज नहीं कर पाता। पर आज उनकी किस्मत खराब थी जो तेंजो वहाँ मौजूद था। वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही सबको हरा देता है। लक्सिया उससे खुश होकर उसे कस के पकड़ लेती है और लूना उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी और ये सब देख किंग को गुस्सा आ रहा था। तभी ओवन को उन हथियारों से राज परिवार का चिन्ह मिलता है। इन पर हमला असल में राजकुमार ने करवाया था। ये पता चलते ही किंग ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। तेंजो लक्सिया से मिलने उसके कमरे में जा रहा था। तभी लक्सिया खुद ही बाहर निकल आती है और वो तेंजो को कमरे के बाहर देख उसे शहर दिखाने की बात करती है, लेकिन लूना उन्हें बीच में ही टोक देती है क्योंकि बाहर लक्सिया की जान को खतरा है। पर लक्सिया इस चीज का ही फायदा उठाना चाहती है। हमला उसके भाई ने उसे मारने के लिए करवाया था और अगर वो बाहर जाएगी तो वो वापस हमला करेंगे जिससे उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। लूना जानती है कि लक्सिया तेंजो के साथ बाहर घूमने के लिए बहाने बना रही है, इसीलिए वो कहती है कि वो तेंजो को किंगडम घुमाएगी, जिस पर उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। ओवन आते वक्त उनकी बातें सुन लेता है और उन्हें आइडिया देता है कि वो तेंजो को घुमा लाएगा, जो सुन वो दोनों ही उस पे चिल्ला देती है। आखिर में वो दोनों ही तेंजो को बाहर लेकर जाती हैं और ओवन दूर से उनका ध्यान रख रहा था। लक्सिया तेंजो को ज्वेलरी शॉप दिखाना चाहती थी तो लूना उसे वेपन शॉप लेके जाना चाहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच तेंजो फंस जाता है। उन्हें ऐसे यूं देख लोगों को लगता है कि तेंजो कोई अमीर घर का लड़का है जिसके पीछे ये दोनों खूबसूरत लड़कियां पड़ी हुई हैं। वैसे जैसा यहाँ का माहौल है, तेंजो को नहीं लगता कि उन पर यहाँ कोई हमला होगा। अब थोड़ा आगे चलने के बाद तेंजो एडवेंचर गिल्ड के आगे रुक जाता है। वो एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करने की सोच रहा था। वैसे उसने मर्चेंट गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, पर वो एक हंटर है। लूना भी उसे रजिस्ट्रेशन करने को कहती है क्योंकि एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन होने से तेंजो मॉन्स्टर से मिले आइटम्स का बिजनेस कर सकता है और गिल्ड के मिशन पूरे करने से पैसे भी कमा सकता है। लक्सिया तेंजो को इसके लिए मोटिवेट कर रही थी, पर फिर उसे पता चलता है कि लूना भी रजिस्ट्रेशन कर रही है। लक्सिया उसे ये करने से मना करती है क्योंकि वो उसकी रक्षक है, पर लूना उसके साथ पूरे वक्त नहीं रहती, इसीलिए उसे कमाने के दूसरे रास्ते भी ढूंढने होंगे और अगर लक्सिया को उससे दिक्कत है तो वो भी गिल्ड ज्वाइन कर सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लक्सिया ये नहीं कर सकती क्योंकि एक तो वो राजकुमारी है और उसे हथियारों का ज्ञान भी नहीं है। ओवन अभी भी उन पे छिपके नजर रख रहा है और अंदर लक्सिया फिर से लूना से लड़ने लगती है तो लूना उसे समझाती है कि वो दोनों मिशन में इतने बिजी हो जाएंगे कि उन्हें एक दूसरे से मिलने का वक्त ही नहीं मिलेगा। अब तेंजो फॉर्म भरते वक्त अपने पेट्स के लिए भी फॉर्म मांगता है क्योंकि ये दोनों असल में मॉन्स्टर्स हैं।
रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सिर्फ तेंजो का फॉर्म ही काफी है। तेंजो को उसमें अपना मैजिक टाइप लिखना था। वो थोड़ा सोच के और लूना की कही बात को याद करके उसमें 3 फायर, वाटर और एयर मैजिक लिख देता है। अब उसके मैजिक कैपेसिटी को जानने के लिए एक गोले का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये यूजर की कैपेसिटी को नाप के अपना रंग बदल लेता है। लूना के छूते ही वो पीले रंग का हो जाता है, जिसका मतलब है लूना के पास कोई मैजिक नहीं है। अब तेंजो के उस पे हाथ रखने से वो गोला सफेद होकर फट जाता है, जिसका मतलब है कि तेंजो का मैजिक उस गोले की कैपेसिटी से भी ज्यादा है। तेंजो डर गया था कि अब उसे इसके पैसे भरने पड़ेंगे, पर वो मना कर देती है क्योंकि तेंजो ने ये जानबूझ के नहीं किया था। लूना अपना फॉर्म जमा कर देती है और बताती है कि वो वेपस में धागों का इस्तेमाल करती है, पर इमरजेंसी के लिए उसके पास खंजर भी है। रिसेप्शनिस्ट तेंजो का फॉर्म पढ़ने के बाद हैरान हो जाती है। उसे बड़ा झटका लगा था कि तेंजो 3 तरह के मैजिक यूज कर सकता है। लूना भी हैरान थी। तेंजो को तसल्ली हो रही थी कि उसने ये नहीं लिखा कि वो हर तरह का मैजिक यूज कर सकता है। अब वो उनका फॉर्म ले जाकर गिल्ड कार्ड में कन्वर्ट कर देती है। उनकी शुरुआत F रैंक से होगी और वो जितने चाहे उतने मिशंस को कंप्लीट कर सकते हैं, और कलेक्शन वाले मिशन में लिमिट से ज्यादा चीजें इकट्ठा करने पर उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेगा। अब इसके बाद वो लोग बोर्ड पर अपने लायक कोई मिशन देखते हैं। तभी अचानक कोई नशेड़ी जादूगरनी तेंजो से चिपकने लगती है। लूना और लक्सिया को गुस्सा आ रहा था। ये जादूगरनी भी एक एडवेंचरर है और वो तेंजो के साथ मिशन पर जाना चाहती है। लूना और लक्सिया उसे तेंजो से दूर रहने को कहते हैं। वो तेंजो को अपना नाम बताकर उसे उसके ऑफर के बारे में सोचने को कहती है। अब तेंजो को ऐसी लड़कियों से बचाने के लिए लक्सिया भी रजिस्ट्रेशन करने का सोच रही थी, और उसकी ये बकवास सुनकर ओवन भी सर पकड़े हुए था। इसके बाद वो लोग कलेक्शन मिशन पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आए थे। इस बार ओवन भी उनके साथ ही था। तेंजो को यहाँ कुछ अनोखी जड़ी बूटियां मिली थी। लूना भी अपना काम बड़े ध्यान से कर रही थी। ये देख लक्सिया लूना को चैलेंज कर देती है। जो भी सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां इकट्ठा करेगा उसे तेंजो के साथ पूरा एक दिन बिताने को मिलेगा। वो लूना को अपने साथ ले जाती है। ओवन भी उनकी रक्षा के लिए उनके साथ गया था। तभी नाइट उसे एक पौधा दिखाता है, पर ये उन्हें नहीं चाहिए था। अकात्सुकी भी उसे एक पौधा दिखाता है, पर उन्हें उसकी भी जरूरत नहीं थी। पर उन दोनों की खुशी के लिए वो दोनों रख लेता है। कुछ देर में वो लोग भी वापस आ जाते हैं। प्रिंसेस लक्सिया ने तो अपनी हालत फटीचर कर दी थी। तेंजो उनसे ओवन के बारे में पूछता है। वो एक सिपाही से बात कर रहा था। हमें पता चलता है कि उन्हें राजकुमार के अड्डे का पता चल गया है। उनको हराने के लिए ओवन को तेंजो की मदद चाहिए थी। वो लक्सिया को वापस राजमहल जाने को कहते हैं और लूना को उसका ख्याल रखने को कहते हैं, और इसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं उस हवेली की ओर जो किंग ने राजकुमार को रहने के लिए दी थी। ओवन उसे बताता है कि कुछ सिपाहियों ने राजकुमार को बंदी बना लिया है। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत ही शांति थी। दरवाजा खोलते ही उनके एक सिपाही पे हमला हो जाता है। हम देखते हैं कि राजकुमार अपने आप को बचाने के लिए एक सिपाही को कवच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तेंजो उसके ऊपर नाइट छोड़ देता है। नाइट उन दोनों को अलग कर देता है। इसके बाद राजकुमार को चारों ओर से घेर लिया जाता है, पर वो सरेंडर करने को राजी ही नहीं थे। वो सभी को अपनी जान लेने की धमकी देते हैं, पर उन्हें यकीन था कि इसका कोई फायदा नहीं था। उनका सोचना था कि उनके मरने से सबको खुशी ही होगी। उसको देख तेंजो को अपना बीता कल याद आ गया था। वो अगले ही पल राजकुमार के करीब आ जाता है। वो तेंजो पे हमला करते हैं, पर तेंजो उनके हमले को डॉज कर लेता है और नाइट की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वो राजकुमार को बंदी बनाने ही वाले थे, पर तभी वहाँ बड़ा तूफान आ जाता है। हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका सामना रैबिट से हुआ था। अब तक राजकुमार उसके लिए ही काम कर रहे थे। उन्हें लगा कि वो उसे बचाने आई है, लेकिन उसके हारने के बाद वो भी उसके काम का नहीं रहा। अब जाके राजकुमार को समझ आया कि वो उसे किंग इसीलिए बनाना चाहती थी ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन ऐसा नहीं था। वो राजकुमार को इसीलिए किंग बनवाना चाहती थी ताकि वो कई देशों में लड़ाई करवा सके। उसे लाशों का ढेर देखना था, पर अब वो राजकुमार को मारने वाली है। ओवन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी कोई तीर बाहर से अंदर आता है जिससे उसका निशाना भी चूक गया था। अब वो पूरे कमरे में हमला करने लगती है। यहाँ तक कि बाहर से जो तीर आया था वो भी उसने ही किया था। वो अपने इंसानियत को खत्म करने के मकसद को इन्हें मार के अंजाम देने वाली है। तेंजो अपने मैजिक से उसके हमले को रोक देता है। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या वही तेंजो है। तेंजो को हराने के लिए उसे डार्क एनर्जी का यूज करना होगा, पर अभी थके होने की वजह से वो उसका यूज नहीं कर सकती, इसीलिए अभी तो वो जा रही है।
लेकिन वो वापस जरूर लौटेगी। ओवन उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसका एक तीर ही उसके लिए काफी था। तेंजो तो बस उसे जाते हुए बस देखता ही रह जाता है। ओवन उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसका एक तीर ही उसके लिए काफी था। तेंजो तो बस उसे जाते हुए बस देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो अपना लटकाया हुआ चेहरा लेकर वापस आ जाता है। उसने लूना और लक्सिया को सब बता दिया था। तभी ओवन उन्हें दरबार में लाने के लिए आता है जहां राजकुमार की सजा तय होने वाली थी। हम देखते हैं कि वहां राजकुमार का जबरदस्ती मुखौटा उतारा जा रहा है। हम देखते हैं कि उनके चेहरे से लेकर शरीर पर छिलने के निशान थे। किंग और लक्सिया तो उसकी ओर देख भी नहीं पा रहे थे। राजकुमार को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उनकी इस हालत की वजह लक्सिया ही थी। जब लक्सिया ने अपने जादू से अपना आपा खोया था तब उसकी चपेट में राजकुमार आ गए थे। किंग उसे उसकी बकवास बंद करने को कहते हैं क्योंकि उसे हील कर दिया गया था। हाँ, ये सच है कि राजकुमार को हील कर दिया गया था, लेकिन लक्सिया का जादू कुछ अलग ही था। उसके जादू का असर उनके शरीर को अंदर से नोच रहा था, जिस दर्द को वो सहन नहीं कर पाते और अपने शरीर को खुद नोच लेते हैं। किंग जानते थे कि राजकुमार ठीक नहीं है, लेकिन उसकी मदद करने की बजाय उन्होंने उसे पागल करार कर राजमहल से ही बाहर निकाल दिया। आज लोग उसके बदसूरत चेहरे को देखकर मुंह फेर लेते हैं। उसकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। तेंजो को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी ही कहानी सुना रहा हो। वैसे अब राजकुमार थक चुके हैं, वो भी जिंदगी से मुक्ति चाहते हैं। तभी तेंजो कुछ कहना चाहता था जिस पर किंग उसे डांट देते हैं क्योंकि ये उनके आपस का मामला है। पर तेंजो को तो बस ये हीलिंग हब पिलानी थी जिसको पिलाने से उनके सारे घाव वापस भर जाते हैं। पूरी सभा ये देख हैरान हो गई थी। राजकुमार भी देखते हैं कि उनका चेहरा तो वापस पहले जैसा हो गया है। तेंजो ने सोचा अगर ये सब करने का कारण ये निशान है तो वो उस निशान को ही ठीक कर देगा। पर पूरी सभा ज्यादा हैरान इसीलिए थी कि तेंजो ने जिस हब को इस्तेमाल किया है वो बहुत ही रेयर है और उसे यूज करने से पहले तेंजो ने एक बार भी नहीं सोचा। तेंजो किंग को बताता है कि ये तो उसके खेत में उगते हैं, जो सुन उन्हें भी झटका लगता है। राजकुमार हंस रहे थे क्योंकि उसके घाव भी तब भरे थे जब उसे मौत की सजा दी जा रही है। तभी लक्सिया बोलती है कि उसके भाई ने हमला उस पे किया था तो वो उसे उसके लिए माफ कर देती है। राजकुमार उसे मना करता है क्योंकि वो माफी के लायक नहीं है, पर राजकुमारी उसका मुंह बंद करवा देती है। लेकिन उसे फिर भी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो डार्क ग्रुप के लिए काम कर रहा था। तो लक्सिया बोलती है कि उसकी रक्षक भी तो डार्क ग्रुप से है और वैसे भी डार्क ग्रुप के बारे में पता होने के बावजूद वो अब तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाए हैं। फिर भी किंग उसे माफ नहीं कर सकते क्योंकि हमला उसने उन पर भी करवाया था। पर लक्सिया की जिद के आगे किंग को राजकुमार को माफ करना पड़ता है। इसके बाद राजकुमार को मौत की सजा तो नहीं दी जाती, पर उनसे सारी जमीन और दौलत छीन ली जाती है। राजकुमार तेंजो को शुक्रिया अदा कहते हैं उनकी जान बचाने के लिए, पर अभी तेंजो के काम के लिए उसे इनाम देना बाकी था। लक्सिया बोलती है कि इनाम के तौर पे तेंजो की प्रिंसेस से यानी उससे शादी करवा देनी चाहिए, जो कि लूना नहीं होने देने वाली थी, भले ही उसे प्रिंसेस से लड़ना ही पड़ जाए। वो यहाँ बहस कर रहे थे और वहाँ राजकुमार किंग को एक आइडिया देते हैं। हम देखते हैं कि जो जमीन राजकुमार से छीनी गई थी वो सब इनाम के तौर पे तेंजो को दे दी जाती है। साथ ही उसे आर्मी का लॉर्ड नाइट बना दिया गया था। अब इन सब के बाद तेंजो अपने कमरे में आके सो जाता है, लेकिन वो लड़की सपने में भी तेंजो को सोने नहीं देती। अब स्कूल खत्म होते ही वो जल्दी में वापस घर लौट रहा था। रास्ते में काउरी उससे उसके घर वापस एक साथ पढ़ाई करने को पूछती है, पर आज उसके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो रुककर जवाब दे दे। उसे राजकुमार से पता चला था कि वो लड़की बहुत ही ताकतवर और मिस्टीरियस है। राजकुमार उससे डार्क ग्रुप के जरिए मिले थे और इसके अलावा वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तेंजो को उस लड़की की वो बातें भी याद है कि वो डार्क एनर्जी की बात कर रही थी, इसीलिए तेंजो उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। लेकिन तभी उन पर पीछे से हमला हो जाता है। वो लड़की वापस आ गई थी। तेंजो से उसकी पहचान बताने को कहता है और उस पे हमला करने का उससे कारण पूछता है। वो तेंजो को मारना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि तेंजो उसके बदले के बीच आ सकता है। वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है। तेंजो इनविजिबल कारपेट को अकासुकी को पहना देता है। तेंजो समझ चुका था उसके सवालों के जवाब उसे हराने के बाद ही मिलेंगे। वो उन पर तीरों की बौछार कर देती है। तेंजो जंप लेकर उससे बच तो जाता है, पर वो ठीक उसके पीछे थी। वहाँ हम देखते हैं कि काउरी तेंजो के घर आई हुई है और दूसरी दुनिया में आकर तेंजो को ढूंढने लगती है। वो फेंग से बाहर आ गई थी। तभी वहाँ उसे धमाकों की आवाज आती है
ये धमाके इस लड़की के हमले से हो रहे थे। तेंजो उससे पूछता भी है कि वो किस चीज का बदला ले रही है, पर वो कुछ न बताकर तेंजो पर हमले करती जाती है। तेंजो उससे बचकर अपने आइटम बॉक्स से तलवार निकालता है और नाइट के साथ उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उछलकर उन पर उल्टा वार करती है। तेंजो उनसे बचते हुए अपने आर्मर को अपग्रेड कर लेता है और उसके पास पहुंचकर एक लाश से उसे आसमान में उछाल देता है, जहां नाइट उस पर हमला करके उसे जमीन पर फेंकता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपने मास्टर का नाम लेकर एक तीर उन पर छोड़ती है, जो कि बहुत ही ताकतवर था, पर तेंजो ने उससे भी अपने आप को बचा लिया था। वो अपने अटैक की पावर और स्पीड को इंक्रीज कर देती है। तेंजो उसके हमले से बच ही रहा था कि तभी उसकी नजर काओरी पर जाती है, जो इस लड़ाई के बीच फंस सकती है। पर उस लड़की का टारगेट सिर्फ तेंजो था। उसके अटैक ने तेंजो के कवच को भी तोड़ दिया था और अब वो ठीक उसके निशाने पर है, पर तेंजो उसके तीर की चपेट में आता उससे पहले रैबिट वहां आ जाता है। रैबिट को यहाँ आने में इतनी देर इसीलिए लग गई क्योंकि वो इस लड़की का बायोडेटा निकाल रहा था। इस लड़की का नाम यूटी है और ये उस डिवाइन तीरंदाज की स्टूडेंट है जिसको धोखे से मरवा दिया गया था। इसका ही बदला वो सबसे लेना चाहती है। हमें पता चलता है कि यूटी के मास्टर ने सबको बचाने के लिए डिवाइन की पावर का गलत इस्तेमाल किया था और डिवाइन के रूल को तोड़ने की ही उन्हें सजा मिली थी, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। पर यूटी उनकी बात को नहीं मानती और उन पर हमला कर देती है। इस बार 2 होने के बावजूद यूटी उन पर भारी पड़ रही थी। वो फिर से तेंजो पर तीरों से हमला करती है, लेकिन इस बार तेंजो रैबिट की सिखाई गई किक का इस्तेमाल कर उसके हमले को पूरी तरह बेकार कर देता है, जो देख उसका ध्यान भटक गया था। नाइट उसके पैर पर काटता है और रैबिट अपनी किक से उसे हरा देता है, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब तक खत्म नहीं हुआ था। वो अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया को खत्म करने वाली थी। अब उसको काबू करना खुद यूटी के हाथ में नहीं था। वो डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर थी कि तेंजो वहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रैबिट अकेला उसका सामना कर रहा था और अब वो भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। तभी अकात्सुकी बाहर निकलता है और उनकी लड़ाई के बीच जाने लगता है। तेंजो उसे रोक रहा था, पर अकात्सुकी वहाँ एक एनर्जी क्रिएट करता है जो पूरे जंगल में फैल जाती है। इसकी चपेट में आने से यूटी की डार्क एनर्जी भी खत्म हो गई थी। असल में अकात्सुकी कोई आम सुअर नहीं है। इस दुनिया में डिवाइन्स के अलावा भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो काली शक्तियों का सामना कर सकती है और अकात्सुकी भी उनमें से ही एक है। इसके बाद तेंजो एक चॉप से यूटी को बेहोश कर देता है और उसके गिरते वक्त उसे कैच कर लेता है। अब रैबिट तेंजो को यूटी की जिम्मेदारी देकर वहां से चला जाता है। वैसे अकात्सुकी के मैजिक के बाद वो डार्क एनर्जी का अब यूज नहीं कर पाएगी। यूटी को होश आता है। तेंजो उससे उसके मास्टर के बारे में पूछता है। यूटी बताती है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी आंखों में सबके लिए प्यार झलकता था और ये कहकर वो वापस बेहोश हो जाती है। तभी काओरी उसे आवाज देती है। तेंजो देखता है कि उसके पीछे तो एक मॉन्स्टर है। वो अपने भाले से पलक झपकते ही उसे खत्म कर देता है। काओरी शॉक हो गई थी। तेंजो यूटी को पेड़ के नीचे लेटा देता है और काओरी को बताता है कि वो इस दुनिया में ऐसे ही रहता है जहां वो मॉन्स्टर्स का शिकार कर अपना लेवल इंक्रीज करता है, यानी कि वो सबको चीट कर रहा है। काओरी इससे इनकार कर देती है और बोलती है कि जब वो उससे पहली बार मिली थी तब से वो बिल्कुल नहीं बदला है। ये सुन तेंजो को खुशी होती है। इसके बाद वो लोग वापस अपने घर आ गए थे। तेंजो यहाँ काओरी को लक्ष्या और लूना से मिलवाता है और तेंजो के भाई बहन भी उसके पास वापस आ गए थे। यहाँ यूटी का एडमिशन भी ओशी एकेडमी में हो गया था। वैसे यूटी भी कोई कम खूबसूरत नहीं है। क्लास के लौंडे उसको देख सिम्प कर रहे थे। तेंजो भी अपनी क्लास में था जहाँ उससे मिलने काओरी आती है, जिसको देख वो मुस्कुराता है। और यहाँ इस एनिमे का पहला सीजन खत्म होता है। जिस तरीके से इसके लास्ट एपिसोड को प्रेजेंट किया गया था, मुझे तो लगा कि यही इसकी हैप्पी एंडिंग है, लेकिन मेरे गुप्तचरों से मुझे पता चला है कि इसकी नोवेल को आगे बढ़ाया जा रहा है और हाँ, इसका सेकंड सीजन भी अनाउंस हो चुका है, पर कब आएगा ये हम तो नहीं बता पाएगा। पर ऐसे ही कमाल के एनिमेस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके इसे शेयर भी कर दीजिएगा।